एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ। एक ऐसी बेचैनी जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ, वो एक अजीब सा बोझ जो कभी कभी सुबह से ही साथ चलता रहता है। कोई नाम नहीं, कोई ठोस वजह नहीं, बस सीने में एक हल्का सा दबाव। बिल्कुल, जिससे कोई पहिया है जो ठीक से घूम नहीं रहा और लगातार एक घर्षण पैदा कर रहा है। हमारे पास जो सामग्री है उसमें एक उदाहरण है माया का। वो एक सफल मार्केटिंग डायरेक्टर है, अच्छी सैलरी, घर, पार्टनर, मतलब बाहर से सब परफेक्ट है। फिर भी दोस्तों के साथ डिनर पर भी वो काम की ईमेल्स चेक करती रहती है। एक खालीपन है, एक सवाल कि क्या बस इतना ही है। यही तो है जिसे बौद्ध दर्शन में संखार दुख कहते हैं। ये अस्तित्व की एक बुनियादी बेचैनी है। संखार दुख? हाँ, मतलब वो फंडामेंटल अनसैटिस्फैक्टरीनेस। ये उदासी नहीं है, ये वो एहसास है कि कुछ अधूरा है, क्योंकि हर चीज अस्थायी है जी। और हम क्या करते हैं, हम बाहरी दुनिया को ठीक करने में लग जाते हैं। हम हालात को दोष देते हैं। बिल्कुल। हम ये सोचे बिना कि असली समस्या हमारे अंदर की प्रतिक्रिया में है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कोई दार्शनिक विचार भर नहीं है, ये वो है जिसे शायद मॉडर्न साइकोलॉजी क्रॉनिक लो ग्रेड डिससैटिस्फैक्शन कहेगी। एकदम सही। और इसका संबंध उस हेडोनिक ट्रेडमिल से भी जुड़ा गया है ना, कि हम खुशी के लिए कुछ हासिल करते हैं, कुछ देर खुश रहते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी बेसलाइन पे आ जाते हैं, फिर कुछ नया ढूंढने लगते हैं। और मॉडर्न लाइफ तो इसे और भी मुश्किल बना देती है। हाँ बिल्कुल। सूचनाओं की बाढ़, अनगिनत चॉइस, विज्ञापन जो हमें लगातार महसूस कराते हैं कि हम अधूरे हैं, और ये सब मिलकर जन्म देते हैं तन्हा को। तन्हा, वो प्यास, वो चाहत जो कभी नहीं बुझती। मन हमेशा और की तलाश में रहता है। और जब मन को वो और नहीं मिलता या उसे लगता है कि जो है वो भी चला जाएगा, तब असली दिक्कत शुरू होती है। हम इस बेचैनी का कारण बाहर ढूंढते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर। एक उदाहरण था जेम्स का, जो घंटों स्क्रॉल करता है, दोस्तों की छुट्टियों की, प्रमोशन की तस्वीरें देखता है, और हर तस्वीर के साथ वो और अकेला और अधूरा महसूस करता है। वो अपनी उलझी हुई अनिश्चित आंतरिक दुनिया की तुलना दूसरों की सजी सवरी क्यूरेटेड बाहरी जिंदगी से कर रहा है। हाँ, और ये तुलना ही तनाव को और गहरा करती है। पर दुख का एक और रूप भी है, जो तब सामने आता है जब हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा पैराडॉक्स है ना? जैसे डेविड का उदाहरण है। उसने अपना कैफे खोलने का सपना पूरा किया, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था। पर वो उसका आनंद ही नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि इसका दिमाग हमेशा अगले कदम की योजना बनाने में लगा है। मेनू कैसे बढ़ाएं, दूसरी ब्रांच कहाँ खोलें। वो अपनी सफलता का जश्न मनाने की बजाय उसे खोने के डर से घिरा हुआ है। मतलब कुछ न मिलने का दुख तो समझ आता है, पर कुछ मिल जाने के बाद भी दुखी होना, ये क्या है? इसे कहते हैं विपरिणाम दुख, बदलाव से पैदा होने वाला दुख। विपरिणाम दुख? हाँ, ये इस सच्चाई से पैदा होता है कि कोई भी अच्छी चीज, कोई भी खुशी का पल हमेशा के लिए नहीं टिकता। दुनिया का स्वभाव ही बदलना है, और हमारा मन वो इस बदलाव का विरोध करता है। वो हर अच्छी स्थिति को पकड़ कर रखना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। एग्जैक्टली। और जब हम जीवन के इस कुदरती बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं तो एक आंतरिक घर्षण पैदा होता है। यही घर्षण दुख है। सफरिंग इज द इनर टाइटनिंग। ये बात लॉस एवर्जन के कॉन्सेप्ट से जुड़ती है कि कुछ खोने का दर्द उतना ही पाने की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तो डेविड का मन शायद इसी जाल में फंसा है। बिल्कुल, वो जीवन की नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है, दर्द और दुख में फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दर्द तो जीवन का हिस्सा है। शारीरिक दर्द, भावनात्मक दर्द, ये सब होगा। लेकिन दुख, या जिसे हम सफरिंग कहते हैं, वो दूसरी परत है जो हम अपने मन की प्रतिक्रिया से उस पर चढ़ाते हैं। एक बहुत शक्तिशाली वाक्य था, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द से बच नहीं सकते, पर उससे चिपके रहना या ना रहना, ये हमारी मर्जी है। हाँ, जैसे लीसा का उदाहरण है। वो 3 महीने पुरानी एक बहस को आज भी अपने मन में सैकड़ों बार दोहराती है। वो बेहतर जवाब तैयार करती है, सोचती है कि उसे क्या कहना चाहिए था।
सही। बहस का दर्द तो उसी पल खत्म हो गया था। वो पहला तीर था जो लगा और निकल गया। लेकिन लीसा जो कर रही है वो है खुद को बार बार दूसरा तीर मारना, वो उस कहानी को अपने मन में जिंदा रखे हुए हैं। और हर बार उसे दोहराकर वो उस दर्द को फिर से ताजा कर रही है। तो असली समस्या वो घटना नहीं, बल्कि उस घटना को लेकर हमारे मन में जो कहानी चल रही है वो है। हमारा उस कहानी से चिपके रहना, अटैचमेंट। वही दुख को बार बार पैदा करता है। और ये सिर्फ अतीत के लिए ही सच नहीं है, भविष्य के लिए भी है। जैसे वो यूनिवर्सिटी की छात्रा सारा, वो फेल होने के डर से लगातार पढ़ती है। वो उन नतीजों के बारे में सोचकर परेशान है जो अभी आए भी नहीं हैं। वो भविष्य की एक काल्पनिक कहानी में आज का दर्द जी रही है। ये ओवरथिंकिंग माइंड की खासियत है। ये या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। ये बस वर्तमान से भागता है। तो अगर समस्या मन का ये पैटर्न है, ये प्रतिरोध, ये चिपके रहना, तो सवाल उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर जब असल में गुस्सा या डर महसूस होता है तो ये कहना कि ये सिर्फ कहानी है नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और इसका रास्ता और ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि जागरूकता है। माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ये शब्द भी आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। इसका असली मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब दिमाग को खाली करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि पहली बार अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, बिना किसी जजमेंट के। अच्छा। एक बहुत अच्छा फर्क समझाया गया है। एक विचार है मैं एक फेलियर हूं, और दूसरा है मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं एक फेलियर हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा अंतर है। पहले वाक्य में आप वो विचार बन गए हैं, वो आपकी पहचान है जी। दूसरे में आप उस विचार को देख रहे हैं, आपने एक स्पेस बना लिया है। बिल्कुल। और उसी स्पेस में, उसी जगह में आजादी है। वो आपको ये देखने का मौका देता है कि विचार सिर्फ विचार हैं, वो मन में उठने वाली मानसिक घटनाएं हैं, कोई ठोस सच्चाई नहीं। अवेयरनेस मेल्ट्स रेजिस्टेंस। जब हम अपने अंदर उठते दर्द या बेचैनी को बस महसूस करते हैं, उससे लड़ते नहीं, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, जैसे कसकर पकड़ी हुई मुट्ठी को धीरे धीरे खोल देना। लेकिन ये करना मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए कोई ट्रैफिक में फंसा है और बहुत गुस्सा आ रहा है, उस समय अपने गुस्से को बस देखना कैसे संभव है? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। कहानी में उलझने की बजाय उस भावना की शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना। फिजिकल सेंसेशंस पर। हाँ, गुस्सा कहाँ महसूस हो रहा है? शायद कंधों में कसाव है, जबड़े भिंचे हुए हैं, पेट में गर्मी है। विचारों की ट्रेन में चढ़ने के बजाय अपना ध्यान शरीर में हो रही इन संवेदनाओं पर ले आएं। उन्हें बदलना नहीं है, बस महसूस करना है। तो आप कहानी से बाहर निकलकर सीधे अनुभव में आ जाते हैं। हाँ। और धीरे धीरे उस भावना की ऊर्जा कम होने लगती है, क्योंकि उसे आपकी कहानी का ईंधन नहीं मिल रहा। तो पहला कदम है जागरूकता। इसके बाद करुणा या कंपैशन का भी जिक्र है, खास तौर पर खुद के लिए करुणा। ये सेल्फ पिटी या खुद पर तरस खाने से कैसे अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सेल्फ पिटी कहती है बेचारा मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि आत्मकरुणा यानी सेल्फ कंपैशन कहती है ये मुश्किल है, यहाँ दर्द है, और दर्द महसूस करना इंसान होने का हिस्सा है। तो इसमें आलोचना की जगह एक नरमी है। हाँ, उस मन के लिए जो इतनी मेहनत कर रहा है, जो इतना डरा हुआ है, ये खुद को उस दर्द के साथ बस रहने की इजाजत देना है। लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी। तो ये एक तरह से खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम किसी अच्छे दोस्त के साथ करेंगे जो मुश्किल में हो। ठीक यही। और जब हम खुद के प्रति ये नरमी लाते हैं तो लड़ाई खत्म हो जाती है, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहां स्वीकृति की शुरुआत होती है। एक्सेप्टेंस लाइटन्स द हार्ट। जब प्रतिरोध गिरता है तो वो कसाव, वो घर्षण धीरे धीरे घुलने लगता है। पर स्वीकृति का मतलब ये तो नहीं कि हम किसी बुरी स्थिति को बदलने की कोशिश ही छोड़ दें। जैसे अगर कोई टॉक्सिक जॉब में है तो क्या स्वीकृति का मतलब है कि वो वहीं टिका रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्वीकृति का मतलब है वास्तविकता से लड़ना बंद करना। मेरी जॉब टॉक्सिक है, इस सच्चाई को स्वीकार करना पहला कदम है। जब तक आप इससे लड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक आपकी सारी ऊर्जा उस लड़ाई में खर्च हो जाएगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। जब आप सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत होता है, और आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल कोई रचनात्मक कदम उठाने में कर सकते हैं, जैसे नई नौकरी ढूंढना,
स्वीकृति आपको लड़ाई से निकालकर समाधान की ओर ले जाती है। तो ये एक पूरा क्रम है। जागरूकता से आप देखते हैं, करुणा से आप नरमी लाते हैं, और स्वीकृति से आप लड़ना बंद कर देते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। हाँ, और फिर बस एक खुलापन रह जाता है, एक शांति, जहां चीजें आती हैं और चली जाती हैं। आप भावनाओं को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें आने जाने देते हैं, बिना किसी पकड़ के, जैसे जैसे नदी का पानी बहता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जिसे हम दुख या सफरिंग कहते हैं, वो अक्सर बाहरी घटनाओं से नहीं, बिल्कुल, बल्कि उन पर हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया से पैदा होता है। हाँ, ये हमारे मन के बदलाव का विरोध करने और दर्दनाक कहानियों से चिपके रहने का नतीजा है। बिल्कुल। और इससे बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि जागरूकता, करुणा और स्वीकृति के जरिए उस लड़ाई को छोड़ देने में है। ये समझने में है कि विचार और भावनाएं मेहमानों की तरह हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। हमें उन्हें अपना घर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़ सकते हैं। अगर दुख हमारे दर्द के बारे में बताई गई कहानी है, तो इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक कहानी है जिससे हम सब चिपके हुए हैं, और कैसा महसूस होगा अगर बस उस कहानी को नोटिस किया जाए, बिना उस पर विश्वास किए या उससे लड़े। कभी इस बात पर ध्यान गया है कि कैसे हम उन पलों को कसकर पकड़ लेना चाहते हैं जो हमें खुशी देते हैं। वो एक कप कॉफी का स्वाद, एक अच्छी बातचीत, एक सुकून भरा दिन। हम चाहते हैं कि वो बस हमेशा के लिए वैसा ही रहे। लेकिन असलियत तो ये है कि कुछ भी वैसा नहीं रहता। द नेचर ऑफ रियलिटी इज टू शिफ्ट। हर चीज बदल रही है, हर पल। और हमारा मन, जिसे स्थिरता, प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है, वो इसी बदलाव की सच्चाई से सबसे ज्यादा डरता है। और आज हमारी चर्चा इसी भीतरी लड़ाई पर है। हम सब जानते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये अब एक क्लीशे जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम इसकी गहराई में जाएंगे कि ये जानते हुए भी हमारा दिमाग इस सच्चाई के खिलाफ एक अंतहीन जंग क्यों लड़ता रहता है। ये चर्चा बौद्ध धर्म की एक गहरी सीख, अनित्य यानी इम्पर्मनेंस, बारे में है। वो भ्रम जो हमें यकीन दिलाता है कि अगर सब कुछ काबू में रखेंगे तो हमें कभी दर्द नहीं होगा। तो ये चाहत आती कहाँ से है? ये हर चीज को प्रिडिक्टेबल रखने की इच्छा। ये एक तरह से हमारे डीएनए में है, एक एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है। अच्छा। हमारे पूर्वजों के लिए सोचिए, जंगल में एक अनजानी आवाज या मौसम में अचानक बदलाव का मतलब खतरा था। राइट। सर्वाइवल का सवाल था। बिल्कुल। तो हमारे दिमाग ने पैटर्न पहचानने और भविष्य का अनुमान लगाने की जबरदस्त क्षमता विकसित की। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। लेकिन आज के दौर में वही सर्वाइवल मैकेनिज्म एक बोझ बन गया है ना? हाँ, बिल्कुल। अब जंगल के खतरे तो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग उसी इंटेंसिटी के साथ सोशल रिजेक्शन, करियर में नाकामी या रिश्तों के टूटने जैसी चीजों के बारे में अंतहीन सिनेरियोज बनाता रहता है। तो अब हमें बचा नहीं रहा, बल्कि एक पुस्तकाई चिंता की स्थिति में रख रहा है। को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो असल में हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। ये अनिश्चितता के डर से बचने का एक मनोवैज्ञानिक कवच है, अ साइकोलॉजिकल बफर। जैसे एमिली का उदाहरण लेते हैं, जो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। वो ऑफिस जल्दी आती है, मीटिंग के हर सवाल का जवाब पहले से सोच कर रखती है। हाँ। आने वाले 3 महीनों के प्रोजेक्ट्स के लिए डिटेल्ड स्प्रेडशीट बनाती है। बाहर से देखने में वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल लगती है। बहुत ज्यादा। हाँ, बाहर से ये हाई परफॉर्मेंस दिखता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर झांकें तो एमिली बस आने वाले केओस को रोकने की एक डेस्परेट कोशिश कर रही है। तो उसकी ये सारी प्लानिंग एक कॉपिंग मैकेनिज्म है। बिल्कुल, डर को संभालने का एक कॉपिंग मैकेनिज्म। जब भी कोई अनस्क्रिप्टेड सवाल आता है या कोई क्लाइंट मीटिंग कैंसिल कर देता है, तो उसकी एंग्जाइटी आसमान छूने लगती है। क्यों? क्योंकि वो उसके बनाए हुए कंट्रोल के फ्रेमवर्क से बाहर है। हाँ, उसका मन उस अनिश्चितता को संभाल नहीं पाता। ये सुनकर मुझे मार्कस जैसे लोगों की याद आती है। एक ग्राफिक डिजाइनर जो एक लोगो की कर्निंग या रंग के एक शेड पर घंटों लगा देता है। लोग उसे परफेक्शनिस्ट कहते हैं। क्या परफेक्शनिज्म भी इसी कंट्रोल के भ्रम का एक रूप है? मतलब ऐसा लगता है कि वो तो बस अच्छी क्वालिटी का काम कर रहा है, डर की वजह से नहीं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। एक स्तर पर हाँ, वो अच्छी क्वालिटी के लिए काम कर रहा है। राइट। लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो परफेक्शनिज्म के पीछे अक्सर यही डर काम करता है कि अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ तो मुझे आलोचना
रिजेक्शन या असफलता का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये असल में दूसरों के परसेप्शन को कंट्रोल करने की एक कोशिश है। बिल्कुल। मार्कस अपने काम के जरिए ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी उसकी काबिलियत पर सवाल ना उठा सके। ये भी अनसर्टेनिटी से बचने का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है। लेकिन एक मिनट, क्या एम्बिशन और लक्ष्य तय करना भी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का ही एक रूप है? एक सफल एथलीट या एक सीईओ तो अपने नतीजे को कंट्रोल करने की कोशिश ही करता है। उसकी एम्बिशन में और एमिली की एंजाइटी में क्या फर्क है? ये एक बहुत जरूरी फर्क है। एम्बिशन और प्लानिंग अपने आप में समस्या नहीं है। ओके। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने प्रयास मतलब एफर्ट को नतीजे यानी आउटकम के साथ चिपका देते हैं। अच्छा। एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग, अपनी डाइट, अपनी टेक्निक को कंट्रोल कर सकता है, ये उसके वश में है। लेकिन वो मैच के दिन मौसम कैसा होगा, रेफरी का फैसला क्या होगा या सामने वाला खिलाड़ी कैसा खेलेगा, इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सही बात है। तो स्वस्थ एम्बिशन प्रयास पर ध्यान देता है, जबकि कंट्रोल का भ्रम नतीजे पर अटक जाता है। एमिली की एंजाइटी इसीलिए है क्योंकि वो चाहती है कि मीटिंग बिल्कुल वैसी ही हो जैसी उसने सोची थी। वो नतीजे से बंधी हुई है। बिल्कुल। ये समझना कि हमारा विरोधी हमें थका रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर कंट्रोल की ये कोशिश ही दुख पैदा कर रही है तो रास्ता क्या है? क्या हम कोशिश करना ही छोड़ दें? यहीं पर बौद्ध धर्म का दूसरा आर्य सत्य हमें एक बहुत गहरी और विरोधाभासी बात बताता है। क्या? वो कहता है कि दुख का असली कारण बदलाव नहीं है, बल्कि बदलाव का विरोध है। हाँ, द सफरिंग इजंट इन द चेंज इटसेल्फ बट इन आवर रेजिस्टेंस टू द चेंज। जब हम वास्तविकता यानी रियलिटी जैसी वो है और अपनी इच्छा जैसी उसे होनी चाहिए के बीच एक लड़ाई पैदा करते हैं, तो एक फ्रिक्शन पैदा होता है। एग्जैक्टली, एक घर्षण। और यही घर्षण निराशा, चिंता और दुख के रूप में प्रकट होता है। तो मतलब दुख उस बुरी घटना में नहीं है, बल्कि उस घटना को न स्वीकार करने की हमारी जिद में है। हाँ, लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है। हम असल में दो दुनिया में जी रहे होते हैं, एक वो जो सच में है और एक वो जो हमारे दिमाग में है कि कैसी होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच का फासला वही हमारी तकलीफ है। इसे एक भावनात्मक उदाहरण से समझते हैं। रैचल, जिसकी बेटी कॉलेज जाने वाली है, बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली वो जानती है कि बच्चे बड़े होते हैं और चले जाते हैं। ये जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन वो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही। वो अपनी बेटी को रोकने के बहाने ढूंढती है, शायद तुम्हें एक और साल रुकना चाहिए, या चलो इस वीकेंड एक लंबी फैमिली ट्रिप पर चलते हैं। वो उन पलों को कस के पकड़ना चाहती है जो अब बदल रहे हैं। और उसका दुख बेटी के जाने के सच से उतना नहीं है जितना उस सच को रोकने की उसकी अंतहीन डेस्परेट कोशिश से है। और इस कोशिश में वो वर्तमान भी खो रही है। वो अपनी बेटी के साथ उसके जाने से पहले के आखिरी कुछ हफ्तों को जी नहीं पा रही। और ये सिर्फ रिश्तों में नहीं होता, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी के साथ भी होता है ना? बिल्कुल। जेम्स का उदाहरण लेते हैं, जिसकी 15 साल बाद नौकरी चली गई है। उसके लिए मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ, ये सिर्फ उसका काम नहीं था, ये उसकी पहचान थी। ये वो कहानी थी जो वो खुद को और दुनिया को सुनाता था। हाँ, अब जब वो पहचान भंग हो गई है तो वो इस वास्तविकता का विरोध कर रहा है। वो अभी भी सुबह उसी वक्त उठता है, फॉर्मल कपड़े पहनता है और अपने स्टडी रूम में बैठ जाता है जैसे वो काम पर हो। हाँ, उसका ये विरोध उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो बेरोजगार होने की सच्चाई से नहीं, बल्कि अब मैनेजर न होने की पहचान के टूटने से लड़ रहा है। और इस लड़ाई में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो रही है। और वो खुद को थका हुआ और फंसा हुआ महसूस करता है। वो इस इम्पर्मानेंट फेज को स्वीकार करने के बजाय एक ऐसी हकीकत को पकड़कर बैठा है जो अब मौजूद नहीं है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे हम कभी जीत ही नहीं सकते। तो अगर बदलाव को रोकना ही दुख है तो करें क्या? क्या सब कुछ बस हो जाने दें, हथियार डाल दें? यहीं पर बौद्ध धर्म का सबसे खूबसूरत विरोधाभास, अ ब्यूटीफुल पैराडॉक्स सामने आता है। अनित्य या इम्पर्मानेंस को स्वीकार करने से दुख बढ़ता नहीं बल्कि कम हो जाता है। हाँ, ये हार मान लेना या पैसिव हो जाना नहीं है, ये वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने का ज्ञान है। इट्स नॉट रेजिग्नेशन, इट्स अलाइनमेंट। जब हम कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो एक गहरा सुकून संभव हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये होता कैसे है? सिर्फ ये मान लेने से कि सब कुछ बदल जाएगा? चिंता कैसे कम हो सकती है? क्योंकि जब आप ये गहराई से समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है,
तो आप ये भी समझने लगते हैं कि आपके डरावने विचार भी स्थायी नहीं हैं। अच्छा। वो सिर्फ मानसिक रचनाएं हैं, मेंटल कंस्ट्रक्शंस। ओवरथिंकिंग के जो लूप्स होते हैं वे अपनी शक्ति खो देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रयास छोड़ना नहीं है, बल्कि परिणाम से अपनी पकड़ ढीली करनी है, टू लूजन आवर ग्रिप ऑन द आउटकम। एग्जैक्टली, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और फिर जो होता है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। उस एथलीट की तरह। हाँ, उस एथलीट की तरह जो अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करता है, लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि मैच का नतीजा उसके हाथ में नहीं है। उसकी शांति उसकी कोशिश में है, जीत या हार में नहीं। बिल्कुल। या जैसे कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति, वो इलाज कर सकता है, डॉक्टर की सलाह मान सकता है, लेकिन साथ ही वो बीमारी के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर सकता है। हाँ, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन मुश्किल है, दोनों ही अस्थायी हैं। जब वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसकी ऊर्जा प्रतिरोध में बर्बाद होने के बजाय वर्तमान में जीने में लगती है। इसी में आजादी है। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट लाइकिंग अ सिचुएशन, इट्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ आवर रेजिस्टेंस टू इट। ये सब बौद्धिक रूप से समझना एक बात है, पर इसे अनुभव कैसे किया जाए, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? क्योंकि जब कोई बहुत डरावना विचार आता है तो ये सारी फिलॉसफी भूल जाती है। इसके लिए बौद्ध धर्म में कुछ बहुत ही व्यवहारिक प्रथाएं हैं, जैसे ध्यान या मेडिटेशन, जो हमें इम्पर्मनेंस का सीधा अनुभव करने में मदद करती हैं। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। नहीं, ये महसूस करने के बारे में है। जैसे शारीरिक संवेदनाओं को देखना। हाँ, जब हम ध्यान में बैठकर शरीर में हो रही संवेदनाओं जैसे दबाव, खुजली, दर्द या गर्मी को सिर्फ देखते हैं बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, तो हम पाते हैं कि वे कैसे पल पल बदल रही हैं। कोई की सेंसेशन हमेशा के लिए नहीं रहती। बिल्कुल। इससे हमें सीधे अनुभव होता है कि जो शरीर इतना ठोस लगता है वो वास्तव में बदलती संवेदनाओं का एक प्रवाह है, अ कांस्टेंट फ्लो। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक पेन हो तो उस दर्द को बस देखना और उसका विरोध न करना, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ देखने का मतलब दर्द को पसंद करना या उसे नजरअंदाज करना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है दर्द की सीधी सेंसेशन को उसके बारे में हमारी कहानी से अलग करना। आमतौर पर जब हमें दर्द होता है तो हमारा मन तुरंत एक कहानी बनाता है। ये कभी ठीक नहीं होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, ये कहानियां दर्द के ऊपर सफरिंग की एक और परत चढ़ा देती हैं। अभ्यास ये है कि क्या हम सिर्फ उस फिजिकल सेंसेशन पर ध्यान दे सकते हैं और ये देखें कि वो भी पल पल अपनी इंटेंसिटी बदल रही है। और विचारों के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। विचारों की कहानियों में उलझने के बजाय उन्हें सिर्फ मानसिक घटनाओं के रूप में देखना। जैसे आसमान में बादल। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। कोई जरूरी या डरावना विचार जैसे क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई, उसे बादल की तरह जाने देना कैसे संभव है? वो तो बहुत असली लगता है। वो असली लगता है क्योंकि हम उसे अपनी पूरी तवज्जो और विश्वास देते हैं। अच्छा। अभ्यास ये नहीं है कि उस विचार को जबरदस्ती भगा दिया जाए। अभ्यास है उस विचार के उठने पर ध्यान देना, उसे एक नाम देना जैसे चिंता या प्लानिंग, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आना। हम उस विचार से लड़ते नहीं हैं? हम बस उसे अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम उस विचार पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देते हैं और धीरे धीरे हमें समझ आता है कि विचार सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं। और शायद सबसे मुश्किल, भावनाओं के साथ गुस्सा, उदासी, खुशी, इन्हें बस आने जाने देना। यहाँ पर क्या फर्क है एक मुश्किल भावना जैसे दुख को अनुमति देने में और उसमें पूरी तरह डूब जाने में? फर्क है जागरूकता का, अवेयरनेस का। डूब जाने का मतलब है कि हम दुख की कहानी के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाते हैं, मैं दुखी हूँ। अच्छा। अनुमति देने का मतलब है कि हम जानते हैं मेरे अंदर दुख की भावना है। मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे अंदर दुख है। बिल्कुल। हम उस भावना के लिए जगह बनाते हैं, उसे महसूस करते हैं, शायद सीने में भारीपन की तरह, बिना उसे ठीक करने या भगाने की कोशिश किए। तो मूल रूप से ये कंट्रोल करने के बजाय अनुमति देने का अभ्यास है, अलाउइंग। हाँ, जो हो रहा है उसे होने देने की अनुमति देना। चाहे वो एक शारीरिक सेंसेशन हो, एक विचार हो या एक मुश्किल भावना, ये एक तरह का सरेंडर है, लेकिन कमजोरी वाला नहीं बल्कि हिम्मत वाला। जब हम चीजों को कसकर पकड़ना छोड़ देते हैं तो हमारे हाथ कुछ नया थामने के लिए आजाद हो जाते हैं। शायद शांति कंट्रोल में नहीं
बल्कि प्रवाह के साथ बहने में है। अगर ये सच है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हम्म। न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता, तो आज हम ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे थोड़ा ढीला छोड़ सकते हैं? कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसे लड़ना बंद कर सकते हैं, ये जानते हुए कि ये भी बदल जाएगी? कभी कभी हाँ, ऐसा लगता है ना कि मैं जो हूं वो बस एक कहानी का एक वर्जन है, एक कहानी जो मैंने खुद को सुनाई है और शायद दुनिया को भी। और फिर वो सवाल आता है, मैं कौन हूं? और बस वो दिमाग को एक ऐसे लूप में फंसा देता है कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है। और आप जानते हैं, यही जो एहसास है ना, ये सीधा बौद्ध दर्शन के एक बहुत बहुत ही गहरे सिद्धांत से जुड़ता है। अच्छा। हाँ, और इसे किसी भारी भरकम फिलॉसफी की तरह नहीं देखना है। ये बस एक अलग चश्मा है दुनिया को देखने का, जिसे कहते हैं अनात्मन या अनात्मा। अनात्मन। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम हैं ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसे हम मैं कहते हैं ना, वो कोई पत्थर की लकीर, कोई ठोस चीज नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक नदी की तरह है, एक बहती हुई, लगातार बदलती हुई प्रक्रिया। नदी की तरह। हाँ, ये अच्छा है। मतलब हमारा जो स्व या सेल्फ है वो कोई एक चीज नहीं बल्कि कई चीजों का संगम है। बिल्कुल। जैसे हमारा शरीर जो हर पल बदल रहा है, हमारी फीलिंग्स जो लहरों की तरह आती जाती हैं, हमारे विचार जो बिना पूछे मेहमानों की तरह कभी भी आ जाते हैं। और हमारी चेतना, वो स्पेस जिसमें ये सब हो रहा है। हाँ, और इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बह रहा है। एग्जैक्टली। और ओवर थिंकिंग की जड़ यहीं से शुरू होती है, जब हम इस बहती हुई नदी को पकड़कर एक बर्फ का टुकड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। एक स्थायी मैं बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब हम उस कहानी से बुरी तरह चिपक जाते हैं, हम एक ऐसी चीज को बचाने में, डिफेंड करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं जो असल में उस रूप में है ही नहीं। तो आज हम इसी पहचान के जाल को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस सेल्फ स्टोरी को और इससे धीरे धीरे बाहर आने के रास्ते को महसूस करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे एक बहुत ही आम रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोफेशनल महिला है, रात के 2 बजे हैं और वो सो नहीं पा रही। उसके दिमाग में दिन में हुई एक मीटिंग चल रही है बार बार। हाँ। क्या मैंने सही कहा? क्या लोग मुझे काबिल समझेंगे? जब मैंने वो पॉइंट बोला तो मेरे बॉस का चेहरा अजीब क्यों हो गया था? ये बहुत होता है। हाँ, तो ये जो मेंटल टॉर्चर है ये आ कहां से रहा है? मीटिंग तो खत्म हो गई। ये टॉर्चर देखिए उस मीटिंग से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं, ये आ रहा है एक इमेज को, एक पहचान को बचाने की कोशिश से। जो हमारा ओवर थिंकिंग वाला मन है ना, वो एक गहरी धारणा पर काम करता है कि मैं कुछ हूं और उसे बचाना है। एग्जैक्टली। कि एक मैं है जिसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, परफेक्ट दिखाना है। वो महिला उस मीटिंग के फैक्ट्स को नहीं सोच रही है, वो अपनी काबिल प्रोफेशनल की पहचान पर आए खतरों को सोच रही है। ये तो बिल्कुल समझ में आता है। मुझे उस युवा वकील की याद आ गई जिसे एक सिंपल सा 2 लाइन का ईमेल भेजने में घंटों लग जाते थे। हाँ, हर शब्द को बदलना, हर वाक्य को 10 बार सोचना, सिर्फ इस डर से कि एक छोटी सी गलती उसे अक्षम साबित कर देगी। तो उसका डर ईमेल के बारे में था ही नहीं, उसका डर उस परफेक्ट ब्रिलियंट लॉयर की कहानी को टूटने से बचाने का था। और ये सिर्फ परफेक्शन की बात नहीं है, ये हमारे प्रदर्शन को हमारी पहचान से चिपका देता है। हाँ। जैसे कोई कॉलेज का छात्र है, उसके लिए एक एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। नहीं, वो उसकी पहचान की लड़ाई है। बिल्कुल, उसकी स्मार्ट होने की पहचान बचाने की लड़ाई। उसके मन में यह है कि अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं एक फेलियर हूं। और जब दांव पर आपकी पहचान लगी हो तो फिर चिंता का कोई अंत नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि पहचान की ये इतनी कठोर कहानी है, ये रिजिड सेल्फ इमेजेस बनती कैसे हैं? मतलब हम इनके साथ पैदा तो नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो अक्सर हमारे बचपन और हमारे माहौल में होती हैं। सोचिए, एक बच्चा है, उसकी बार बार तारीफ हो रही है कि तुम कितने स्मार्ट हो। हाँ, ये तो बहुत होता है। पहले तो वो सिर्फ तारीफ है, फिर वो एक उम्मीद बन जाती है, और फिर वो उसकी पहचान बन जाती है। मैं तो स्मार्ट हूं। और फिर जब उसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल आती है, तब वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की मुश्किल नहीं रहती, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। मन में सवाल उठता है, अगर मैं ये सॉल्व नहीं कर पा रहा तो क्या मैं स्मार्ट नहीं हूं? और अगर मैं स्मार्ट नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और अब तो इस पर सोशल मीडिया का प्रेशर भी आकर जुड़ गया है। ये जो तुलना की संस्कृति है, ये तो एक अलग ही लेवल पर है। बिल्कुल, सोशल मीडिया इस पूरी प्रक्रिया को टर्बोचार्ज कर देता है। कोई युवती इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट लगने वाली जिंदगियां देखती है। हाँ, शानदार छुट्टियां, सफल करियर। और प्रॉब्लम सिर्फ तुलना नहीं है,
प्रॉब्लम यह है कि ये तुलना उसकी एक स्थायी पहचान, उसकी सेल्फ स्टोरी के लिए खतरा बन जाती है कि उसे कैसा होना चाहिए। वो जो गैप है ना कि मैं कौन हूं और मुझे कैसा होना चाहिए, वो लगातार दर्द और ओवरथिंकिंग पैदा करता है। एक मिनट, लेकिन क्या एक मजबूत पहचान होना जरूरी नहीं है? क्या यही हमें आगे बढ़ने के लिए ड्राइव नहीं करती? जैसे एक मजबूत इंसान की पहचान हमें मुश्किल समय से निकलने में मदद नहीं करती? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा न्यूआंस्ड है। हाँ, एक सेल्फ इमेज मोटिवेशन का काम कर सकती है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार है। अच्छा। जब तक ये पहचान फ्लेक्सिबल है, तब तक ये ईंधन का काम करती है, लेकिन जिस पल ये कठोर हो जाती है, ये एक पिंजरा बन जाती है। और यहीं पर दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। जजमेंट का डर। जैसे कोई कलाकार है जो अपनी कला का मूल्य इस बात से तय करता है कि उसे कितने लाइक्स मिले, या कोई मैनेजर है जिसने अपनी पहचान कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव लीडर की बनाई है। अब इसी वजह से वो मीटिंग में ये मानने से डरता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। वो डर उसे एक मुखौटा बनाए रखने पर मजबूर करता है, और उस मुखौटे को बनाए रखने के लिए मन में विचारों का एक अंतहीन तूफान चलता रहता है। तो आप कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव पहचान भी, जैसे एक मजबूत इंसान होना, एक जाल बन सकती है। ये तो एक तरह का लेबल ही हुआ ना? एग्जैक्टली। ये लेबल्स ही तो हैं। बौद्ध मनोविज्ञान में अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी एक इमेज बनाते हैं और फिर उसे डिफेंड करते हैं। तो जब कोई खुद को एक चिंतित व्यक्ति मानने लगता है तो क्या होता है? यहीं सारा खेल बदल जाता है। देखिए, मुझे चिंता महसूस हो रही है, हाँ, और मैं एक चिंतित व्यक्ति हूं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? पहला एक टेम्परेरी अनुभव है, एक लहर की तरह आई और चली गई। आई एम एक्सपीरियंसिंग एंग्जाइटी। दूसरा एक पहचान बन गया, आई एम एंग्शियस। ये एक लेबल है जो हम अपने माथे पर चिपका लेते हैं, और फिर वो हमारी पीड़ा को और बढ़ा देता है। बिल्कुल, क्योंकि अब हर चिंता का अनुभव उस पहचान को और पुख्ता करता है, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। और ये जाल सिर्फ नेगेटिव लेबल्स का नहीं है, पॉजिटिव लेबल्स भी बोझ बन सकते हैं ना? जैसे वो महिला जो खुद को मजबूत मानती है, हाँ, उस स्ट्रॉन्ग वुमन की पहचान की वजह से वो खुद को कभी दुखी या कमजोर महसूस करने की इजाजत ही नहीं दे पाती। बिल्कुल। या वो इंसान जिसकी पहचान द फनी गाय की है, वो हर हाल में मजाक करने के प्रेशर में रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो मजाकिया नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये पॉजिटिव पहचान भी दुख पैदा करती हैं। क्योंकि वे हमारे नेचुरल मानवीय अनुभवों को रिजेक्ट करती हैं, जो हमारी उस बनी बनाई सेल्फ इमेज से मेल नहीं खाते। जब एक मजबूत व्यक्ति को गहरा दुख होता है तो उसके अंदर एक संघर्ष शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मुझ में कुछ गड़बड़ है। हाँ, और मन इस अंदरूनी लड़ाई को सुलझाने के लिए ओवर थिंकिंग का सहारा लेता है। ठीक है, ये जाल तो सच में बहुत गहरा है। ये हमारे अपनी कहानियों और लेबल से बना एक पिंजरा है। तो अब बड़ा सवाल, निकलना कैसे है? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई फिक्स्ड सेल्फ है ही नहीं, लेकिन उस घबराहट के पल में जब मैं उस ईमेल को लेके परेशान हूं, मैं असल में ये करूं कैसे? मैं चिंतित हूं से मैं चिंता का अनुभव कर रही हूं, पर कैसे जाऊं? ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, एक बहुत कोमल, लगातार चलने वाली प्रैक्टिस, उस पकड़ को ढीला करने की। कहां से शुरू करें? इसकी शुरुआत अपनी भाषा में एक छोटे से बदलाव से होती है। आप अपने मन की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। जब मन कहता है मैं एक फेलियर हूं, आप बस नोटिस करते हैं, अच्छा, मन में मैं एक फेलियर हूं वाला विचार चल रहा है। तो आप विचार बनने की जगह विचार को देखने वाले बन जाते? बिल्कुल। आप एक छोटा सा स्पेस बना लेते हैं और उस स्पेस में आजादी है। एक और तरीका है आकाश और बादलों का। आकाश और बादल? हाँ, आपकी जो चेतना है, आपकी अवेयरनेस, वो खुला नीला आकाश है, और आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी सेल्फ स्टोरीज, ये सब बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। एग्जैक्टली। कुछ काले और डरावने, कुछ हल्के फुल्के, लेकिन वो आकाश को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम आकाश होना भूल जाते हैं और किसी एक काले बादल से चिपक कर मारने लगते हैं, मैं ही ये बादल हूं। प्रैक्टिस बस इतनी है कि याद रखना है, आप आकाश हैं, बादल नहीं। आप आकाश हैं, बादल नहीं। ये बहुत सुंदर है। तो अगर हम अपने पुराने उदाहरणों पर लौटें, तो वो जो स्टूडेंट थी सारा, जी, जिसके लिए B+ ग्रेड एक आइडेंटिटी क्राइसिस था,
अगर वो इस नजरिए को अपनाए जी बिल्कुल। तो उसके मन में क्या बदलेगा? सब कुछ। मतलब उसका पूरा भीतरी संसार बदल जाएगा। पहले B+ का मतलब था ओ माय गॉड, मैं एक फेलियर हूं। ये पहचान पर हमला था। हाँ, सीधा पहचान पर हमला। बिल्कुल। और अब इस नई समझ के साथ उसका मन कह सकता है, ठीक है, B+ आया है, मुझे थोड़ी निराशा महसूस हो रही है। वो अपनी फीलिंग को देख रही है। एग्जैक्टली। चलो फीडबैक देखती हूँ। अच्छा, इस सेक्शन में एनालिसिस कमजोर था। ये तो काम की जानकारी है। इससे पता चलता है कि मुझे कहाँ और मेहनत करनी है। तो ग्रेड उसके वजूद पर एक फैसला नहीं रहा, बस काम पर एक फीडबैक बन गया। बस, इंफॉर्मेशन नॉट एन आइडेंटिटी वर्डिक्ट। और वो मैनेजर माइकल जो ईमेल को लेकर परेशान था, माइकल के लिए ईमेल लिखने का काम ही बदल जाएगा। पहले हर शब्द एक परफॉर्मेंस था। क्या ये काफी अथॉरिटेटिव लग रहा है? अब वो खुद से पूछ सकता है, इस ईमेल का मकसद क्या है? जानकारी को साफ-साफ बताना। तो उसका फोकस अपनी इमेज से हटकर काम पर आ जाएगा। बिल्कुल। उसे हर शब्द को तौलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दांव पर कोई स्थायी छवि नहीं लगी है। वो शायद अब भी एक अच्छा ईमेल लिखेगा, लेकिन 2 घंटे में नहीं, 10 मिनट में, और बिना उस मानसिक पीड़ा के। वो जो हल्कापन महसूस होगा वो कमाल होगा। वही तो सब चाहते हैं। तो असली बदलाव मैं ये हूं से मैं इसका अनुभव कर रही हूं की ओर जाना है। विचार, भावनाएं, भूमिकाएं, ये सब आते जाते रहते हैं। ये वो नहीं है जो हम हैं, बल्कि वो है जिनका हम अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही। और लक्ष्य एक बुरी पहचान को अच्छी पहचान से बदलना नहीं है कि मैं फेलियर हूं कि कहानी को मैं सफल हूं की कहानी से बदल दें। नहीं, असली लक्ष्य किसी भी स्थायी कहानी के भ्रम को ही देखना है। हम वो कहानी नहीं है, हम वो जागरूकता है जो उस कहानी को देख रही है। तो मैं श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर काम पर, परिवार के साथ, सोशल मीडिया पर हमारा स्व सिर्फ अस्थायी भूमिकाएं हैं, जैसे कपड़े जिन्हें हम कुछ समय के लिए पहनते हैं, तो जब हम इन सभी भूमिकाओं को, इन सभी कपड़ों को उतार देते हैं, तो पीछे क्या बचता है? वो कौन सी खामोश जागरूकता है जो बस देखती है? कभी-कभी एक छोटी सी इच्छा पूरी रात नींद चुरा लेती है। ये एक ऐसा एहसास है जब एक बहुत मामूली सा ख्याल, एक चाहत, वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे पूरे जहन पर कब्जा कर लेती है। और बात सिर्फ किसी चीज को पाने की नहीं रह जाती, बात उस पाने की सोच में ही खो जाने की हो जाती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम सबके साथ होता है। वो जो बौद्ध दर्शन की किताब है ना, हाँ, उसमें लेखक इसी बेचैनी को तन्हा कहते हैं। ये सिर्फ मतलब वांटिंग नहीं है, ये एक प्यास है। हाँ। एक बेचैनी जो हमें हमेशा दौड़ाती रहती है। एक प्यास, हाँ। जैसे कोई खालीपन भरने की कोशिश हो जो कभी भरता ही नहीं। तो कहाँ से शुरू करें? शायद उस पल से जब एक साधारण सी चाहत एक जुनून में बदलने लगती है। वो एहसास कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे वो केस स्टडी थी एक युवा प्रोफेशनल की। हाँ। जो प्रमोशन चाहता है। हाँ। शुरू में तो वो एक अच्छा लक्ष्य है, एक एम्बिशन है, पर फिर धीरे धीरे कुछ बदल जाता है। हाँ, और वो बदलाव वो बहुत सटल होता है, बहुत धीरे धीरे आता है। वो लक्ष्य अब सिर्फ लक्ष्य नहीं रहता, वो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। पहचान का हिस्सा। हाँ, मतलब अब वो सिर्फ प्रमोशन नहीं चाहता, वो इंसान बनना चाहता है जिसे प्रमोशन मिला है। अच्छा। और जैसे ये होता है, हर चीज का मतलब बदल जाता है। बॉस की हर मुस्कुराहट, हर ईमेल का टोन, हर चीज को मतलब जांचा परखा जाने लगता है। और फिर वो रातें आती हैं जब 3 बजे नींद खुल जाती है और मन में वो बातें दोहराई जाती हैं जो कभी हुई ही नहीं। बिल्कुल, मन ही मन मीटिंग्स होती हैं, दलीलें दी जाती हैं। क्या? बस असल में प्रमोशन की तैयारी नहीं कर रहा, वो उस कहानी में जी रहा। हाँ, वो उस प्रमोशन की कहानी में पूरी तरह से जी रहा है। उस केस स्टडी में एक लाइन थी, हिज एम्बिशन हैड बिकम हिज केज। उसका जुनून ही उसका पिंजरा बन गया था। और यहीं पर वो जो तन्हा का कॉन्सेप्ट है ना, यानी क्रेविंग, वो उपादान में बदल जाती है। उपादान मतलब क्लिंगिंग, अटैचमेंट, एक मजबूत पकड़। अगर क्रेविंग इच्छा की वो पहली चिंगारी है, तो अटैचमेंट वो कसती हुई पकड़ है जो छोड़ने नहीं देती। और जैसे ही हम किसी चीज को ऐसे पकड़ते हैं, हमारा पूरा मानसिक जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। हम कहानियां बनाते हैं, हम डर पालते हैं, और यहीं से ओवरथिंकिंग की असली शुरुआत होती है। लेकिन एक और आर्टिकल में ये तर्क था कि महान उपलब्धियों के लिए थोड़ा ऑब्सेशन तो जरूरी है ना? कि बिना उस आग के कोई भी असाधारण काम नहीं कर सकता। हाँ,
तो इन दोनों विचारों में संतुलन कैसे हो? एक तरफ जुनून को पिंजरा कहा जा रहा है और दूसरी तरफ उसे सफलता की सीढ़ी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब उस पकड़ की क्वालिटी में छिपा है। क्वालिटी में? हाँ, देखिए, एक स्वस्थ जुनून में एक हल्कापन होता है। आप अपना बेस्ट देते हैं पर नतीजा आपके वजूद का सवाल नहीं बनता। लेकिन अटैचमेंट वाली पकड़ में एक भारीपन होता है, एक डेस्परेशन होती है। डर? हाँ, डर, उसे न पा सकने का डर। एक बहुत पुरानी कहावत है, जो हम पकड़ कर रखते हैं वही हमें पकड़ लेता है। और फिर यही पकड़ एक लूप बन जाती है। बिल्कुल। एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह, एक ही विचार बार बार, जैसे वो परीक्षा की तैयारी करते हुए छात्र का उदाहरण था। सही कहा। अच्छे नंबर लाने की इच्छा कब अपनी पूरी पहचान और भविष्य का सवाल बन जाती है, पता ही नहीं चलता। और अब उसका ध्यान पढ़ाई पर है ही नहीं, उसका सारा ध्यान फेल होने के डर पर है, उन काल्पनिक नतीजों पर है जो उसके मन ने बना लिए हैं। वो शायद एक ही पैराग्राफ को 10 बार पढ़ रहा है पर कुछ याद नहीं हो रहा, क्योंकि उसका आधा दिमाग तो उस तबाही की कहानी में लगा है जो फेल होने पर आएगी। अगर ये सवाल आ गया तो क्या होगा? अगर मैं सब कुछ भूल गया तो ये चक्र, ये असल में काम कैसे करता है? अगर इसे तोड़कर देखें तो इसे ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले एक तीव्र चाहत होती है, वांटिंग। ठीक है। वो चाहत फिर एक मजबूत पकड़ यानी क्लिंगिंग बन जाती है, क्योंकि हम अपनी खुशी उसी से जोड़ लेते हैं। और उस पकड़ से डर पैदा होता है। बिल्कुल, फियर, उसे खोने का डर। और वो डर फिर ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। अच्छा, वो जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल वाली बात थी। हाँ, वही। हमारा दिमाग अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से नफरत करता है, तो वो सोचने का एक भ्रम पैदा करता है ताकि उसे लगे कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और इस ओवरथिंकिंग का नतीजा क्या होता है? सिवाय और गहरे दुख के कुछ नहीं, इमोशनल सफरिंग। और मजे की बात यह है कि उस दुख से बचने के लिए हमारी जो ओरिजिनल चाहत थी वो और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब हमें सिर्फ वो चीज नहीं चाहिए, हमें उस दर्द से भी छुटकारा चाहिए जो हमने खुद पैदा किया। तो ये एक दुष्चक्र है। तो समस्या चाहत में नहीं है। नहीं, समस्या इस विश्वास में है कि हमारी खुशी, हमारी सुरक्षा उस एक चीज को पाने पर ही निर्भर करती है। मुझे एक बात और बहुत दिलचस्प लगी कि ये पकड़ सिर्फ करियर या पढ़ाई जैसी बड़ी चीजों के लिए नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पर्सनल हो सकती है, बहुत सूक्ष्म, जैसे किसी रिश्ते में ये डर कि हम उसे खो देंगे। हर छोटी बात का गलत मतलब निकालना, पार्टनर के एक मैसेज का जवाब अगर देर से आए तो मन में कहानियों का तूफान खड़ा हो जाता है। वो चुप्पी, वो एक खाली कैनवस बन जाती है जिस पर हमारा डर अपनी सबसे बुरी तस्वीरें बनाता है। बिल्कुल। या फिर वैलिडेशन की चाहत। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के बाद बार बार लाइक्स और कमेंट्स चेक करना, या किसी को एक जरूरी ईमेल भेजा हो और जवाब का इंतजार कर रहे हो, मन में 100 तरह की बातें बनती हैं। शायद उन्हें पसंद नहीं आया, शायद वो सोचते हैं मैं काबिल नहीं। और इन सब के मूल में है पहचान का अटैचमेंट, आइडेंटिटी। पहचान। हम अपनी बनाई हुई कहानियों से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। मैं एक सफल इंसान हूं, मैं एक अच्छा पार्टनर हूं, मैं एक काबिल इंसान हूं। जब इन कहानियों को कोई खतरा महसूस होता है, चाहे वो खतरा असली हो या काल्पनिक, तो मन बुरी तरह से लूप में फंस जाता है। वो अपनी कहानी को बचाने के लिए लड़ता है। हाँ, जैसे परफेक्शनिज्म। हाँ, जो लेखक का जिक्र था। हाँ, जो अपनी किताब खत्म कर चुका है पर जमा नहीं कर पा रहा। वो हफ्तों तक एक ही चैप्टर को एडिट करता रहता है। क्यों? इस डर से कि ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ ओवरथिंकिंग काम को बेहतर नहीं बना रही है, वो सिर्फ इनपरफेक्ट कहलाए जाने के डर को और बढ़ा रही है, क्योंकि उसकी पहचान एक परफेक्ट लेखक होने से जुड़ी हुई है। अच्छा, और वो जो न्यूरोसाइंस वाला आर्टिकल था, डोपामिन लूप, वो क्या है असल में? हाँ, वो बहुत अच्छे से समझाता है कि डोपामाइन, जिसे हम प्लेजर केमिकल समझते हैं, वो असल में मोटिवेशन केमिकल है। मतलब ये हमें तब नहीं मिलता जब हम कुछ पा लेते हैं, बल्कि तब रिलीज होता है जब हम किसी चीज की चाहत में होते हैं, उसकी उम्मीद में होते हैं। ये सीकिंग को, खोज को बढ़ावा देता है। तो जब हम बार बार फोन चेक करते हैं तो हर बार डोपामाइन का एक छोटा सा स्पाइक होता है जो हमें बार बार चेक करने के लिए उकसाता है। ये एक केमिकल लूप है जो हमारे मनोवैज्ञानिक चक्रों को और मजबूत करता है। इन सब को सुनकर एक सवाल मन में बार बार उठता है, अगर ये क्रेविंग और अटैचमेंट ही सारी समस्या की जड़ है, तो फिर इसका मतलब क्या ये है कि हमें अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर देनी चाहिए? मतलब हर चीज से इंडिफरेंट हो जाना चाहिए?
ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है और वो बौद्ध दर्शन वाली किताब इसी गलतफहमी को दूर करने से शुरू होती है। ये दर्शन इच्छाओं को दबाने या खत्म करने की बात नहीं करता। तो फिर वो एक स्वस्थ आकांक्षा, अ हेल्दी एस्पिरेशन, और एक अस्वस्थ क्रेविंग, एन अनहेल्दी क्रेविंग के बीच के फर्क को समझने पर जोर देता है। और ये फर्क क्या है? ये बहुत बहुत धुंधला लगता है। फर्क है ग्रास्पिंग की क्वालिटी में, पकड़ की शिद्दत में। हाँ, आप एक लक्ष्य को कस के पकड़ सकते हैं, इस तरह कि अगर वो ना मिला तो आप बिखर जाएंगे। ये क्रेविंग है। या फिर आप उसी लक्ष्य को हल्के से थाम सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, पर अपनी पूरी पहचान उससे नहीं जोड़ते। ये एस्पिरेशन है। हल्के से थामना। हाँ, कस के पकड़ने में डर है, हल्के से थामने में लचीलापन है, आज़ादी है। तो ये डिटैचमेंट नहीं है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। नहीं, इसका सही शब्द है वैराग्य। वैराग्य का मतलब उदासीनता या कोल्डनेस नहीं है, इसका मतलब है नॉन क्लिंगिंग। नॉन क्लिंगिंग? इच्छाओं को देखने की क्षमता, बिना उनके काबू में आए। ये जानने की क्षमता कि आप अपनी इच्छाओं से बढ़कर हैं। यहीं से उन मेंटल लूप्स को तोड़ने की शुरुआत होती है। ये एक लय है, क्लिंग रिलीज, क्लिंग रिलीज। हम पकड़ते हैं और फिर हम छोड़ना सीखते हैं। जब मैं उस किताब का आखिरी हिस्सा पढ़ रही थी तो ऐसा लगा जैसे किसी भरे हुए कमरे की खिड़कियां खुल गई हों। जब ये पकड़ ढीली पड़ती है तो मन में एक खाली जगह का एहसास होता है, एक ताजी हवा का झोंका। लीव रूम, लेट थिंग्स ब्रीथ। हाँ, चीजों को सांस लेने की जगह देना। और ये समझना जरूरी है कि ये एक धीमी प्रक्रिया है। जैसे मन ने सालों तक पकड़ने की आदत डाली है, वैसे ही छोड़ना सीखने में भी समय लगता है। तो फिर हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? इन लूप्स को कमजोर करने का रास्ता क्या है? शुरुआत छोटे छोटे पलों में जागरूकता लाने से होती है। जागरूकता? हाँ, जैसे पहला कदम हो सकता है इच्छा को देखना, पर उसे मानना नहीं। मतलब जब फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करने की तीव्र इच्छा हो तो बस एक पल के लिए रुकें। उस इच्छा को एक लहर की तरह देखें जो उठ रही है। जरूरी नहीं कि आप उस लहर पर सवार हो जाएं, बस उसे देखें। अच्छा। वो छोटा सा ठहराव, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की वो छोटी सी जगह आजादी की शुरुआत है। और दूसरा कदम? अपनी उम्मीदों को नरम करना, सॉफ्टनिंग एक्सपेक्टेशंस। हमारा ज्यादातर दुख असलियत से नहीं, बल्कि असलियत और हमारी कठोर उम्मीदों के बीच के अंतर से पैदा होता है। उम्मीदों को नरम करने का मतलब स्टैंडर्ड्स छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की इजाजत देना। और शायद सबसे मुश्किल, अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। हाँ, ये समझना कि हम अपने विचार नहीं हैं। उस किताब में आसमान और बादल का उदाहरण है कि हम आसमान हैं और विचार बादलों की तरह हैं। बिल्कुल, जो आते हैं और चले जाते हैं। एक चिंतित विचार मन में आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है या वो आप हैं। हम उसे पकड़ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, या हम उसे बस एक गुजरते हुए बादल की तरह देख सकते हैं। उसे जाने दे सकते हैं। हाँ, बस उसे जाने देना है। धीरे धीरे इन विचारों की हम पर पकड़ कमजोर होने लगती है। तो इन सबको समझकर मुझे जो लग रहा है वो ये है कि शांति सब कुछ पा लेने में या हर चीज को कंट्रोल कर लेने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। शांति उस पकड़ को धीरे से छोड़ देने में है जो शांति को असंभव बना देती है। शांति शायद उस तूफान के थम जाने का नाम नहीं है, बल्कि तूफान के बीच में उसे एक पल के ठहराव का नाम है, जब हम लड़ना छोड़ देते हैं। अगली बार जब कोई छोटी सी इच्छा मन में उठे तो उसे पूरा करने की जल्दी करने की बजाय क्या हम बस एक पल रुककर उसे देख सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं, बिना किसी पकड़ के। कभी कभी ऐसा होता है ना कि विचार एक दूसरे का इतनी तेजी से पीछा करते हैं हाँ, कि सांस लेना भी भारी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मन कोई जंगली नदी बन गया हो। एग्जैक्टली। एक संकरी घाटी से गुजर रही हो जहां विचारों की लहरें बस टकराती रहती हैं, एक के बाद एक, बिना किसी राहत के। यही तो है मतलब ओवरथिंकिंग माइंड का लैंडस्केप। और हम कल की चिंताओं में या बीते हुए कल के पछतावे में ऐसे उलझ जाते हैं कि लगने लगता है कि यही जीने का तरीका है, कि चेतना की जो नेचुरल स्टेट है वही अशांति ही है। और इसी कोलाहल के बीच एक बहुत ही पुराना, बहुत शांत तरीका है जिसे पाली भाषा में सती कहा गया, यानी माइंडफुलनेस। पर कई लोग इसे विचारों को कंट्रोल करने की टेक्निक समझते हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये विचारों को रोकने या दबाने की तकनीक नहीं है। वो तो मतलब ऐसा होगा जैसे नदी को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करना, जो कि इम्पॉसिबल है।
इम्पॉसिबल। ये असल में विचारों से अपने रिश्ते को बदलने का एक तरीका है। इसका जो मूल अर्थ है वो है याद रखना। याद रखना? क्या याद रखना? बस इतना याद रखना कि इस शोर के बीच भी एक शांत जगह है, और अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को धीरे से वहां वापस ले आना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लड़ाई के। बस जो हो रहा है उसे देखना। ये बात बहुत जरूरी लगती है, क्योंकि ज्यादातर जो दुख है वो हमारी असल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारे विचारों से पैदा होता है। हाँ, जैसे मन में ख्याल आता है मैं काफी अच्छा नहीं हूं, और इससे पहले कि हम समझ पाएं, हम उस विचार से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, हम वो विचार बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसे वो कोई सच्चाई हो, पत्थर पर लिखी लकीर। और माइंडफुलनेस इसी प्रक्रिया को, इस फ्यूजन को बाधित करती है। फ्यूजन? हाँ, विचार और हमारे मैं का जुड़ जाना। माइंडफुलनेस इनके बीच एक खाली जगह, एक पॉज, एक गैप पैदा करती है, और इसी गैप में सारी आजादी छिपी है। इसे किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे कल एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है। रात में उसके मन में विचार आता है, मैं सब खराब कर दूंगा, सब लोग मुझ पे हंसेंगे। ओके, तो बिना माइंडफुलनेस के ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, ये एक फिजिकल रियलिटी बन जाता है। सही कहा। तुरंत उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, हथेलियों में पसीना आ जाता है, पेट में एक अजीब सी ऐंठन होने लगती है, दिमाग में डर की एक पूरी फिल्म चलने लगती है। वो सिर्फ सोच नहीं रहा, वो उस अनुभव को जी रहा है। विचार और व्यक्ति मतलब एक हो गए हैं। हाँ, और यही फ्यूजन है। अब सोचिए, वही व्यक्ति माइंडफुलनेस के साथ क्या करता है। विचार तो अब भी उठता है, मैं ये प्रेजेंटेशन खराब कर दूंगा। विचार तो आएंगे ही। एग्जैक्टली। पर अब वो उस विचार की ट्रेन पे चढ़ता नहीं है, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसे गुजरते हुए देखता है। अच्छा। वो नोटिस करता है, अच्छा मेरे मन में एक डर वाला विचार आया है। वो इसे एक भविष्यवाणी के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक मानसिक घटना के रूप में देखता है। जैसे सड़क पर कोई कार गुजर रही हो। बिल्कुल, विचार अभी भी है, पर वो व्यक्ति उसमें बहा नहीं। और उस स्पेस को बनाने के लिए ये समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग काम कैसे करता है। ये बस रैंडम थॉट्स नहीं है ना? ये एक लूप है। हाँ, एक चक्र जो खुद को मजबूत करता रहता है। इसका पहला हिस्सा है रूमिनेशन। रूमिनेशन यानी एक ही विचार को बार बार चबाते रहना। हाँ, बिना किसी समाधान पर पहुंचे हम बस उसी एक बात को दिमाग में घुमाते रहते हैं, जैसे कोई गाना अटक गया हो। और वो इतना शोर मचाता है कि कुछ और सुनाई ही नहीं देता। और दूसरा हिस्सा है इमोशनल रिएक्टिविटी, यानी किसी भी बात पर, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, बहुत तेजी से और तीव्रता से प्रतिक्रिया करना। जैसे किसी के ईमेल का टोन थोड़ा सा अलग लगा और हमारे दिमाग में कहानी शुरू हो जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वो हमसे नाराज है, हमारी नौकरी खतरे में है। हमारा जो इमोशनल वॉल्यूम है वो हमेशा 11 पर रहता है। सही कहा। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक हिस्सा है दोहराव, रिपीटिशन। हम जिस चिंता को बार बार दोहराते हैं, हम असल में उस सोच के न्यूरल पाथवेज को मजबूत करते हैं। हमारा दिमाग उस तरह से सोचने का आदी हो जाता है। एक तरह से हम अनजाने में खुद को दुखी करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें माहिर हो जाते हैं। माइंडफुलनेस इन तीनों प्रक्रियाओं को बहुत ही जेंटल तरीके से तोड़ती है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो ये दिमाग के उस हिस्से को शांत करती है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, दिमाग का स्टोरी टेलर। हाँ, जो लगातार हमारे बारे में, हमारे पास्ट और फ्यूचर के बारे में कहानियां बुनता रहता है। माइंडफुलनेस इस स्टोरी टेलर को एक ब्रेक देती है और उसी समय ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जो हमारे दिमाग का एक तरह से सीईओ है। बिल्कुल, जो भावनाओं को रेगुलेट करने और सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है। तो हम दिमाग के इम्पल्सिव स्टोरी टेलर से कंट्रोल लेकर उसके शांत और समझदार सीईओ को दे रहे होते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं जो शायद कई लोगों को अपना सा लगेगा। एक महिला रात के 3 बजे जाग रही है। दिन में बॉस के साथ हुई एक बातचीत उसके दिमाग में घूम रही है। ओके। मन में विचार आता है और मुझसे निराश लग रहा था। इसके बाद विचारों की एक चेन शुरू हो जाती है। शायद मैंने काम में कोई बड़ी गलती कर दी, शायद वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं किराया कैसे दूंगी। राइट। एक विचार दूसरे को खींचता है और कुछ ही मिनटों में वो भविष्य की एक काल्पनिक तबाही में जी रही होती है। और उसका पूरा शरीर तनाव में होता है। ये बिल्कुल एक अंधेरी सुरंग जैसा है। अब कल्पना करें कि वो माइंडफुलनेस का अभ्यास करती है। पहला विचार उठता है,
वो निराश लग रहा था। हाँ, लेकिन वो उस विचार का पीछा करने के बजाय उसे सिर्फ नोटिस करती है, एक मेहमान की तरह। फिर वो अपना ध्यान अपने शरीर पर लाती है। वो अपनी छाती में उठ रही चिंता को महसूस करती है, उस जकड़न को, उस घबराहट को। उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करती, बस महसूस करती है। और फिर वो 3 गहरी सांसें लेती हैं, अपना ध्यान सिर्फ सांस के आने जाने पर केंद्रित करते हुए। और उस पल में क्या होता है, विचार शायद अभी भी वही है, पर उसकी जो पकड़ है वो ढीली हो गई है। वो जो विचारों की चेन थी वो टूट गई है। बिल्कुल। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी विचारों को सच्चाई के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ विचारों के रूप में देखना। मैं एक फेलियर हूं, ये विचार एक सच्चाई नहीं। बल्कि चेतना के आकाश में गुजरता हुआ एक बादल है। जब हम ये महसूस करते हैं कि विचार सिर्फ मेंटल इवेंट्स हैं जिन्हें मानना जरूरी नहीं, तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं। ये बहुत शक्तिशाली एहसास है। और ये सिर्फ बड़े एग्जिस्टेंशियल डर के लिए नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर भी लागू होता है। जैसे फोन चेक करने की इच्छा। बिना माइंडफुलनेस के हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। इच्छा हुई और हमने उसका पालन किया, एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह। लेकिन माइंडफुलनेस के साथ हम उस इच्छा को देखते हैं, हम नोटिस करते हैं, ओह, फोन चेक करने का मन कर रहा है। उस एक पल के ऑब्जर्वेशन में एक विकल्प पैदा होता है। अब हम अपनी मर्जी से फोन उठाते हैं, आदत से मजबूर होकर नहीं। बिल्कुल, नियंत्रण का एहसास वापस आ जाता है। विचार हमें नहीं चलाते, हम विचारों को देख सकते हैं और फिर चुन सकते हैं कि क्या करना है। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर्स सीट पर वापस आ जाते हैं। तो इसे अभ्यास में कैसे लाया जाए? सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका है सांस पर ध्यान देना, ब्रेथ अवेयरनेस। ये तूफान में एक एंकर की तरह है। सिर्फ सांस पर ध्यान टिकाना? हाँ, बस अपनी सांस की शारीरिक संवेदनाओं पर। हवा कैसे नाक से अंदर जाती है, पेट और छाती कैसे ऊपर नीचे होते हैं। और सबसे जरूरी बात कि मन भटकेगा ही, क्योंकि मन का काम ही है भटकना। तो जब वो भटकता है तो बिना खुद को कोसे, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बहुत धीरे से उसे वापस सांस पर ले आना। इसमें कोई असफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिस पल आप नोटिस करते हैं कि मन भटक गया है और उसे वापस लाते हैं, वही पल माइंडफुलनेस का है। वो एक रेपिटेशन है, जैसे जिम में मसल को ट्रेन करना। एग्जैक्टली। हर बार जब आप मन को वापस लाते हैं, आप अवेयरनेस के मसल को मजबूत कर रहे होते हैं। एक और तकनीक है बॉडी स्कैन, ये भी बहुत असरदार है। बॉडी स्कैन। इसमें हम लेटकर या बैठकर ध्यान को शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं, पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर तक, और वहां हो रही संवेदनाओं को महसूस करते हैं। कहीं गर्मी, कहीं ठंडक, कहीं तनाव। ओवरथिंकर्स के लिए ये खास तौर पर शक्तिशाली है, क्योंकि हम ज्यादातर अपने दिमाग में रहते हैं, विचारों के एब्स्ट्रैक्ट संसार में। सही बात है। बॉडी स्कैन हमें उस संसार से निकालकर शरीर की ठोस सच्चाई में वापस लाता है, ग्राउंडिंग है। बिल्कुल। और भावनाओं के लिए भी यही तरीका काम करता है। हम अक्सर भावनाओं की कहानी में उलझ जाते हैं कि हम दुखी क्यों हैं या गुस्सा क्यों हैं। चिंता की कहानी में उलझने के बजाय उसे शरीर में महसूस करना। पेट में वो हलचल, सीने में वो जकड़न, कंधों में वो तनाव। हाँ, जब हम बिना विरोध के, बिना डरे इन सेंसेशंस को महसूस करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से बह जाती हैं, ठीक एक लहर की तरह जो आती है और चली जाती है। एक और तरीका है विचारों को नाम देना, जिसे मेंटल नोटिंग कहते हैं। ये तरीका दिलचस्प है, पर क्या इससे हम विचारों को और ज्यादा महत्व नहीं दे रहे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये कंफ्यूजन अक्सर होता है। क्या ये खुद में एक ओवरथिंकिंग का रूप नहीं बन सकता? नहीं, क्योंकि मेंटल नोटिंग का मतलब विचारों का एनालिसिस करना नहीं है। ये बस एक जेंटल लेबल लगाना है। लेबल लगाना? हाँ, जैसे जब कोई भविष्य की योजना वाला विचार आए, तो मन में धीरे से कहना प्लानिंग या योजना। जब कोई चिंता वाला विचार आए, तो वरीइंग या चिंता। जब कोई पुरानी याद आए, तो रिमेंबरिंग या यादें। अच्छा, ये बहुत सरल लगता है, लेकिन ये विचारों से एक छोटी सी दूरी बनाता है। ये ऐसा है जैसे आप स्टेशन पे खड़े हैं और गुजरती ट्रेनों के नाम पढ़ रहे हैं, उन पे चढ़ने के बजाय। हम चिंता नहीं है, हम वो जागरूकता है जो चिंता को देख रही है। ये लेबलिंग उस विचार को हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनने से रोकती है। मतलब ये एनालिसिस नहीं, एक्नॉलेजमेंट है। और ये सब सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है, ये दिमाग को सचमुच में बदलता है। हाँ, और ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। न्यूरोसाइंस अब ये साबित कर रहा है। हाँ, एफएमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि माइंडफुलनेस के नियमित अभ्यास से एमिगडाला की सक्रियता कम होती है। एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का डर केंद्र है या अलार्म सिस्टम है, जब ये कम सक्रिय होता है तो हम छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं हैं,
हमारी इमोशनल रिएक्टिविटी कम हो जाती है। यानी दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है वो बेवजह नहीं बचता है। नहीं बचता। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के सीईओ और एमिगडाला के बीच का कनेक्शन भी बेहतर होता है। इसका मतलब है कि हम प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने और सोचने में बेहतर हो जाते हैं। हाँ, हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स के गुलाम नहीं रहते। हम अपनी भावनाओं से अभिभूत होने के बजाय उन्हें समझदारी से संभाल सकते हैं। और अंतिम और सबसे गहरी सच्चाई ये है कि जागरूकता खुद मानसिक शोर से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा गहरी है। हम विचार नहीं हैं। हम वो स्पेस हैं जिसमें विचार आते और जाते हैं। हाँ, जब हम खुद को उस आकाश के रूप में पहचानते हैं तो विचार मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। कभी तूफान आता है, कभी घने बादल छा जाते हैं, कभी तेज धूप होती है, पर आकाश हमेशा शांत और अप्रभावित रहता है। यही असली आजादी है। द माइंड इज नॉइजी, पर तुम नॉइज नहीं हो। जब विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और मन में एक खाली जगह, एक स्टिलनेस बनने लगती है। तो उस खालीपन में क्या होता है? जब हम सिर्फ देखते हैं और कुछ करने की, कुछ सुलझाने की कोशिश नहीं करते, तो क्या अपने आप सुलझना शुरू हो जाता है? आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं और शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी भी है। ये विषय हमें हमारे एक लिसनर ने भेजा है, कुछ किताबों और आर्टिकल्स के साथ। और इन सब में जो एक सेंट्रल सवाल है वो ये है कि हम उन चीजों को जाने कैसे दें जो हमें तकलीफ दे रही हैं। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना, पर असल में शायद जिंदगी के सबसे मुश्किल कामों में से एक है ये। बिल्कुल। और ये मुश्किल क्यों है, ये बात इन किताबों में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। अक्सर हम लेटिंग गो को एक एक्शन की तरह देखते हैं। हाँ, जैसे कोई सामान उठाया और बाहर रख दिया बस, पर ये वैसा है नहीं। ये एक अंदरूनी बदलाव है, एक इंटरनल शिफ्ट है। और इसकी शुरुआत होती है उस एहसास से जिसे द ग्रिप या पकड़ कहा गया है। हम सब ने महसूस किया इसे, दिल में कसाव सा। हाँ, दिमाग में एक ही बात का बार बार घूमना। बिल्कुल, जैसे अंदर किसी ने कसकर कोई रस्सी पकड़ रखी हो। हाँ, जैसे हफ्तों पहले हुई कोई बातचीत और उसका एक एक शब्द हम दिमाग में दोहराते रहते हैं। हाँ। या किसी प्रोजेक्ट का नतीजा जिसके बारे में सोच सोचकर हम परेशान रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही बनाई एक कहानी में फंस गए हैं। पर सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम जानते हैं कि इससे तकलीफ होती है, फिर भी हम उन चीजों को इतनी मजबूती से पकड़े क्यों रहते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है, और जो भी रिसर्च इस पर हुई है वो सब इसी एक बात पर आकर रुकती है। अच्छा। कि हमारा दिमाग वो अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। उसे कंट्रोल चाहिए। उसे हर चीज पर कंट्रोल चाहिए। तो जब हम किसी इंसान, किसी नतीजे या अपनी किसी पहचान से भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारा वजूद ही उसी से बंध जाता है। उसे छोड़ना ऐसा लगता है जैसे हम खुद का एक हिस्सा खो रहे हैं। एक डर होता है। एक डर होता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। मैं कौन हूँ, मेरी क्या कीमत है, ये सब सवाल उठने लगते हैं। तो ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारे दिमाग की बनावट का, हमारी वायरिंग का हिस्सा है। ये तो थोड़ी चिंता की बात लगती है फिर। एक तरह से हाँ। जैसे इन किताबों में एक प्रोफेशनल का उदाहरण दिया है, उसकी पूरी सेल्फ वर्थ, उसकी सारी कीमत उसके प्रोजेक्ट की सफलता से जुड़ी है। ओके। तो उसके लिए एक छोटी सी गलती या नाकामी सिर्फ एक प्रोफेशनल सेटबैक नहीं है, वो एक पर्सनल फेलियर है। एग्जैक्टली। वो एक पर्सनल फेलियर है। वो खुद को नाकाम मानने लगता है। और जब दांव इतना बड़ा हो, जब आपका पूरा वजूद ही दांव पर लगा हो, तो कोई उस चीज को जाने कैसे दे सकता है? हाँ, पकड़ और मजबूत हो जाती है। ओके, तो यहां से बात और दिलचस्प होती है, क्योंकि इन किताबों में एक बहुत कमाल का फर्क बताया गया है, और वो है दर्द और तकलीफ के बीच का। कहा गया है कि दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, उसे कोई नहीं टाल सकता। हाँ। पर तकलीफ वो कहानी है जो हम उस दर्द के ऊपर बना लेते हैं। हाँ। और हमें दर्द को नहीं, उस कहानी को जाने देना है। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा टेक अवे है। बौद्ध दर्शन में इसे अनित्य या इम्पर्मनेंस के कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। सीधा सा मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज जो पैदा होती है वो खत्म भी होगी। हर विचार, हर भावना, हर परिस्थिति। ये बिल्कुल मौसम की तरह है। हम धूप को पकड़कर नहीं रख सकते और ना ही बारिश को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। सही बात है। वो आती है और चली जाती है। हमारी भावनाएं भी ठीक वैसी ही है। लेकिन हमारा दिमाग ये मानता नहीं है।
वो हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है। हाँ, और यहीं पर घर्षण माने फ्रिक्शन और दर्द पैदा होता है। हम एक ऐसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी प्रकृति से ही बदलने वाली है। और यहीं पर मन एक कहानीकार की तरह काम करता है। कहानीकार? हाँ, मान लीजिए कोई गलती हो गई, ये दर्द है, पर मन उसके ऊपर एक पूरी कहानी बुन देता है। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य बर्बाद हो गया, मैं किसी लायक नहीं हूं, ये कहानी तकलीफ है। और हम उस कहानी में कैद हो जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब है उस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह देखना, सच्चाई की तरह नहीं। सच्चाई की तरह नहीं। तो वो जो उदाहरण था जहां एक महिला रिश्ते के टूटने के बाद सालों तक आगे नहीं बढ़ पाती, इसका मतलब ये हुआ कि वो असल में उस इंसान से नहीं बल्कि उस रिश्ते के टूटने की कहानी से जुड़ी हुई है। क्या यही कहा जा रहा है? बिल्कुल, वो उस व्हाट इफ और अगर ऐसा होता वाली कहानी से जुड़ी हुई है। और इसमें एक प्रैक्टिस का जिक्र है जहां वो ध्यान में बैठकर अपने विचारों को बस बादलों की तरह आते जाते देखना शुरू करती है। उनको रोकती नहीं, उनसे लड़ती नहीं, कुछ नहीं, बस देखती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि विचार तो बस विचार है, वो उसकी सच्चाई नहीं है। और जैसे ही एहसास होता है उन विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है। बिल्कुल। वो कहानी को पहचान पाती है बिना ये माने कि वो खुद वो कहानी है। ओके, तो जाने देना का मतलब हुआ उस कहानी की पकड़ को ढीला करना। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग लेटिंग गो को गलत समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा। जब कोई कहता है जस्ट लेट इट गो, तो उनका मतलब होता है बस इसे भूल जाओ या इसके बारे में मत सोचो। ओके। पर ये तो और भी खतरनाक है। हाँ, इसे सप्रेशन कहते हैं, अपनी भावनाओं को दबाना। जैसे कोई अपनी नौकरी खोने के बाद अपने डर और शर्म को महसूस करने की बजाय जबरदस्ती पॉजिटिव बनने की कोशिश करे और कहे सब ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। ये लेटिंग गो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उन भावनाओं को और गहराई में धकेलना है जहां वो अंदर ही अंदर और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। और दूसरा गलत तरीका है अवॉइडेंस, मतलब उस चीज से भागना, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। सही। और एक तीसरा भी है जो बहुत सटल है, उदासीनता या इंडिफरेंस, जिसका मतलब है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ताकि मुझे चोट न लगे। हम अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। हाँ, और ये हमें दर्द से तो बचाता है, पर ये हमें जीवन के आनंद और खुशी से भी काट देता है। तो लेटिंग गो ना तो दबाना है, ना भागना है, और ना ही उदासीन होना है। ये सुनने में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। मतलब किसी चीज को छोड़ने के लिए पहले उसे पूरी तरह अपनाना पड़ता है। ये काम कैसे करता है? असली लेटिंग गो पूरी स्वीकृति से, माने फुल एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। कहा यह जाता है कि जिस चीज को आप छोड़ना चाहते हैं उसे पहले आपको उठाना पड़ता है। उठाना पड़ता है? हाँ, उसे ठीक से देखना पड़ता है। उस शर्म को महसूस करना, उस डर को स्वीकार करना, उस गुस्से को जगह देना। जब हम इन भावनाओं को पूरी तरह महसूस करते हैं बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े, मतलब ये सोचे बिना कि मैं ही ये गुस्सा हूं या मैं ही ये डर हूं। हाँ, तब असली रिहाई मुमकिन होती है। तो प्यार करना, परवाह करना, लेकिन उस परवाह में कैद ना हो जाना, ये बहुत पतली लाइन लगती है। इसे असल जिंदगी में कैसे करें? इसके लिए एक बहुत दिलचस्प शब्द का जिक्र है, वैराग्य। वैराग्य। अब ज्यादातर लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं संन्यास या सब कुछ छोड़ देना। हाँ, दुनिया से दूर हो जाना। पर यहाँ इसका असली मतलब है डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट यानी आप पूरी तरह शामिल हैं, आप प्यार करते हैं, आप परवाह करते हैं, लेकिन आपका अंदरूनी सुकून सामने वाले के फैसलों या बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं करता। इसका कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण एक माँ का दिया गया है जिसका बच्चा नशे की लत से जूझ रहा है। जो माँ क्लिंगिंग करती है, यानी पकड़ कर रखती है, वो बच्चे के हर काम पर नजर रखती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अपनी खुशी पूरी तरह से बच्चे के ठीक होने पर निर्भर कर देती है। बिल्कुल, ये प्यार है, पर ये तकलीफ से भरा हुआ है। और जो माँ वैराग्य का अभ्यास करती है, वो भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है, उसकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो इस यकीन को छोड़ देती है कि वो बच्चे के फैसलों को नियंत्रित कर सकती है। उसका अपना सुकून बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वो प्यार और जुड़ाव बनाए रखते हुए भी अपनी पकड़ ढीली कर देती है। तो फिर ये बड़ा सवाल आता है, अगर ये कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, तो ये रिहाई, ये रिलीज होता कैसे है? इसके लिए प्रैक्टिकल कदम क्या बताए गए हैं?
सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि ये कोई ज़बरदस्ती का काम है ही नहीं। ये एक बहुत नर्म एहसास है। एक फ्रेज बार बार आता है, लेट इट सॉफ्टन। लेट इट सॉफ्टन। बस थोड़ा सा ढीला पड़ने दो। ये उस आर्किटेक्ट की कहानी जैसा है जो अपनी कीमत को हर प्रोजेक्ट की सफलता से जोड़ता था। वो हर प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा डूब जाता था कि डर और चिंता उस पर हावी हो जाते थे। तो उसने क्या किया? उसने छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत की। एक छोटे प्रोजेक्ट पर उसने मेहनत से काम किया, पर रोज खुद को याद दिलाया कि नतीजा उसके कंट्रोल में नहीं है। उसने नतीजे से अपनी अटैचमेंट को जानबूझकर थोड़ा ढीला छोड़ा, और उसने पाया कि जब वो नतीजे के डर से आजाद होकर काम करता है तो उसका काम और बेहतर होता है। उसकी रचनात्मकता और खिलकर सामने आती है। हाँ, उसने उस पकड़ को थोड़ा सॉफ्टन होने दिया। So it's less of a single action and more of a process. A very gentle, very patient process. Exactly. एक और तकनीक जो बताई गई है वो है नेमिंग द इमोशन। अच्छा। जब हम सिर्फ ये कहें कि बुरा लग रहा है, उसकी बजाय अगर हम कहें मुझे शर्म महसूस हो रही है या मुझे निराशा महसूस हो रही है, तो हम उस भावना को एक नाम देकर अपने से थोड़ा अलग कर पाते हैं। हाँ, वो भावना अब मैं नहीं हूँ, बल्कि एक एहसास है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। Exactly. इससे एक दूरी बनती है जो पकड़ को ढीला करने में मदद करती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और कोई तरीका? एक और बहुत गहरा तरीका है, खास तौर पे जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। ये जेनिफर की कहानी है, एक माँ जिसने अपनी बेटी के लिए एक खास भविष्य सोचा था, पर बेटी ने कोई और ही रास्ता चुना। महीनों तक वो अपनी बेटी को बदलने की कोशिश करते रही, जिससे उनका रिश्ता बहुत तनावपूर्ण हो गया। लेटिंग गो का अभ्यास तब शुरू हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी की जिंदगी को नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों और अपनी बनाई हुई कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो उसने उस भविष्य का शोक मनाया जो उसने सोचा था। उसने उस उम्मीद के टूटने के दर्द को पूरी तरह महसूस किया, और उस दर्द को महसूस करके उसने उस रिश्ते को अपनाया जो हकीकत में मौजूद था, न कि वो रिश्ता जो वो चाहती थी। उसने अपनी उम्मीदों की पकड़ छोड़ी, और जैसे ही उसने ये किया, एक असाधारण हल्कापन महसूस होता है। वो दबाव हट जाता है। यही कहा गया ना कि ऐसा नहीं है कि हमें नतीजों की परवाह नहीं होती, बल्कि हमारा सुकून अब उन पर टिका नहीं होता। बिल्कुल। हम ज्यादा पूरी तरह से ज्यादा रचनात्मक रूप से जीवन में शामिल हो सकते हैं। हाँ, जैसे ही जेनिफर ने उम्मीदें छोड़ दी, उनकी बेटी को बिना किसी जजमेंट के खुद को व्यक्त करने की जगह मिली, और उनके बीच की दूरी मिट गई। रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। और ये आज़ादी सिर्फ उस एक रिश्ते तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी जिंदगी के हर पहलू में फैल गई। उसे एक हल्कापन महसूस हुआ जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। यहाँ पर एक और गहरी बात है। कभी कभी हम सिर्फ बाहरी चीजों, लोगों, नतीजों को ही नहीं पकड़ते हैं, हम अपने अंदर की कहानियों को भी पकड़ कर रखते हैं। जैसे एक व्यक्ति का जिक्र है जो 15 साल पहले लिए गए एक व्यापारिक फैसले के अपराध बोध मतलब गिल्ट में जी रहा था। हाँ, और ये बहुत आम है। कंपनी उस नुकसान से बहुत पहले उबर चुकी थी, उसके साथी उसे माफ कर चुके थे, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाया था। वो अपराध बोध उसकी पहचान का हिस्सा बन गया था। हाँ, एक तरह से वो उस कहानी को पकड़कर एक ज्यादा मुश्किल सच्चाई से बच रहा था। और वो मुश्किल सच्चाई क्या थी? कि वो भी एक इंसान है जिससे गलतियां हो सकती हैं, इम्परफेक्ट होना। उस अपराध बोध की कहानी उसे एक तरह का कंट्रोल देती थी, एक झूठा एहसास कि वो आज भी उस अतीत को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए लेटिंग गो का अभ्यास आत्म करुणा से शुरू हुआ, सेल्फ कंपैशन से, ये स्वीकार करना कि उसने उस समय अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से सबसे अच्छा फैसला किया था। और जैसे ही उसने खुद को माफ करने की इजाजत दी, वो अपराध बोध जो इतना ठोस, इतना भारी लगता था, वो हल्का होने लगा। वो मानसिक ऊर्जा जो सालों से अतीत में अटकी हुई थी, वो आजाद हो गई। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये भूलना नहीं है, नहीं, ये उस अनुभव से सीखना है, लेकिन उस कहानी की पकड़ को छोड़ना है जो अब कोई मकसद पूरा नहीं कर रही थी, सिवाय तकलीफ देने के। हाँ, तो कुल मिलाकर इन सभी बातों का सार यही है कि जाने देना कोई चीज खोना नहीं है, बल्कि आजादी पाना है। ये उस बोझ को उतारना है जिसे हम खुद ही उठाए घूम रहे हैं, ये सोचकर कि यही हमें सुरक्षित रखेगा। Exactly. जबकि असल में वही हमें डुबो रहा है। बिल्कुल सही। और जब हम इस तरह जाने देते हैं, जब हम उस पकड़ को ढीला करते हैं, तो अंदर एक खाली जगह बनती है, एक खुलापन आता है। हाँ,
और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है जिस पर हमारे लिसनर सोच सकते हैं कि उस नई खाली जगह में क्या पनप सकता है। एक छोटी सी गलती और अंदर की वो जो आवाज़ है ना, वो फिर से शुरू हो जाती है। वही जानी पहचानी आवाज जो हर छोटी सी कमी को एक बहुत बड़ा गुनाह बना देती है। बिल्कुल। जैसे मारिया का अनुभव, वो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है और उसने क्लाइंट को एक ईमेल भेजा। ओके। उसमें एक मामूली सी टाइपो थी, एक कॉमा गलत जगह लग गया था। मतलब इतनी छोटी बात के मैसेज का मतलब भी नहीं बदला। लेकिन अगले 3 दिनों तक उसका मन बस उसे कोसता रहा। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वो क्या सोच रहे होंगे? हाँ, खुद को प्रोफेशनल कहती हो। मतलब एक छोटा सा कॉमा और उससे लगा कि वो किसी काम की नहीं है। और ये बहुत ही आम बात है। ये जो आवाज है जिसे हम इनर क्रिटिक कहते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आती। तो फिर इसकी नींव हमारे बचपन में ही रख दी जाती है, जब हम अपने आसपास के बड़ों की आवाजों को अनजाने में अपना बना लेते हैं। अच्छा, आप सोचिए, एक बच्चा जो बार बार सुनता है, तुम्हें तो पता होना चाहिए था, या तुम अपने भाई या बहन जैसे स्मार्ट क्यों नहीं हो? बिल्कुल, धीरे धीरे यही बातें उसकी अपनी अंदर की बातचीत बन जाती है। तो समय के साथ हमें डांटने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। हमारा दिमाग वो काम खुद ही बहुत अच्छे से करना सीख जाता है। ये तो ऐसा है जैसे हमने अपने दिमाग में अपने ही किसी आलोचक को नौकरी पे रख लिया हो। और खासकर आज की दुनिया में, जहां हम सब थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, ये आलोचक तो और भी ताकतवर हो जाता है ना? बहुत ज्यादा। जैसे ही सोशल मीडिया खोलो, दोस्तों की सफलता, उनकी छुट्टियां, उनके रिश्ते, हाँ, और मन तुरंत तुलना करने लगता है। देखो, वो मुझसे कितना ज्यादा सफल है। उनकी जिंदगी कितनी सुलझी हुई लगती है, मैंने क्या किया है? वही, और ये आलोचक इन तस्वीरों को हमारे खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और वो ये भूल जाता है कि ऑनलाइन जो दिखता है वो अक्सर हकीकत का एक बहुत छोटा, चुना हुआ और सजाया हुआ हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आलोचक के पीछे कोई तर्क या लॉजिक नहीं होता। तो फिर इसके पीछे है क्या? अगर ये अतार्किक है, तो ये इतनी ताकतवर क्यों महसूस होती है? क्योंकि इसके मूल में तर्क नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत गहरा विकासीय डर काम करता है। विकासीय डर? मतलब? हमारे पूर्वजों के लिए हजारों साल पहले समूह से निकाला जाना मौत की सजा के बराबर था। सही बात है। अकेले आप न शिकार कर सकते हैं, न खुद को बचा सकते हैं। तो दिमाग ने हमें सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाए रखने के लिए एक अंदरूनी सार्जेंट बना लिया। एक सार्जेंट? हाँ, एक ऐसी आवाज जो हमें हमेशा लाइन में रखने की कोशिश करती है, ये कहकर के बेहतर करो, कोई गलती मत करना, वरना लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और समूह से बाहर निकाल देंगे। एग्जैक्टली। आज वो खतरा नहीं है, लेकिन वो सार्जेंट अब भी हमारे दिमाग में बैठा चीख रहा है। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। तो ये आवाज हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही। नहीं। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, अपनी थीसिस लिख रही थी। और उसका इनर क्रिटिक उसे लगातार कहता रहता, ये तर्क बहुत कमजोर है, तुम्हारे एडवाइजर को ये सतही लगेगा, तुम इस काम के लिए उतनी स्मार्ट नहीं हो। और नतीजा क्या हुआ? वो कुछ लिख ही नहीं पा रही थी, वो पूरी तरह से रुक गई थी। यही तो विडंबना है। जो आवाज उसे बेहतर करने के लिए उकसा रही थी, वही उसे कोई भी प्रगति करने से रोक रही थी। बिल्कुल। उसका दिमाग उसे असफलता के काल्पनिक दर्द से बचाने के लिए उसे काम शुरू ही नहीं करने दे रहा था। ये एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्शन है जो सेल्फ सैबोटाज बन जाता है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? अगर उस आवाज से लड़ना काम नहीं करता और उसे नजरअंदाज करना भी मुश्किल है, तो रास्ता क्या है? इसका रास्ता बौद्ध दर्शन में मिलता है, जो एक बिल्कुल अलग नजरिया दिखाता है। वो क्या है? रास्ता है उस अंदरूनी आलोचक से लड़ने या उसे दबाने के बजाय करुणा यानी कंपैशन को विकसित करने का। करुणा? हाँ, और इसका पहला और सबसे जरूरी कदम ये समझना है कि वो जो कठोर आवाज है वो खुद भी एक तरह का कष्ट या पीड़ा है। मतलब जो इंसान खुद को लगातार डांटता है, वो असल में दर्द में है। हाँ, वो बहुत दर्द में है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सोचने में। उस आवाज को दुश्मन समझने के बजाय उसे दर्द में देखना। लेकिन ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। डेविड का केस लेते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ठीक है। उसका इनर क्रिटिक उसे हर छोटी कोडिंग गलती पर बहुत बुरी तरह सुनाता था। जब उसने इस नजरिए को अपनाया तो उसने खुद से पूछा, ये आवाज असल में किस चीज से डर रही है? हाँ, और उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे नौकरी खोने का डर और अपनी टीम को निराश करने का डर था। अच्छा? जैसे ही उसने ये समझा, उसका नजरिया बदल गया। अब वो आवाज सिर्फ एक हमलावर नहीं थी, बल्कि उसके अंदर का एक डरा हुआ हिस्सा थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। ये पहचान से अवलोकन की ओर एक बदलाव है। बिल्कुल। अब वो आवाज मैं नहीं हूं,
बल्कि ये मेरे अंदर की एक आवाज है जिसे मैं सुन सकता हूँ। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे हम अपनी जिंदगी में, अपने अभ्यास में कैसे ला सकते हैं, खास तौर पर जब दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा हो? हाँ, तो इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है मेटा, यानी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। मेटा, हाँ। इसमें चुपचाप बैठकर कुछ वाक्यों को दोहराना होता है, जैसे मैं सुरक्षित रहूं, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। मैं शांति से रहूं। लेकिन ये शुरू में बहुत अजीब लग सकता है ना? मुझे लगता है जैसे ही कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा, अंदर का आलोचक तुरंत कहेगा, ये सब क्या बकवास है। हाँ, तुम इसके हकदार नहीं हो। बिल्कुल सही। और यही होता है। जेनिफर, एक टीचर जो बर्नआउट से जूझ रही थी, उसके साथ भी यही हुआ। उसे ये बहुत बनावटी और झूठा लगा। तो उसने क्या किया? उसने हार नहीं मानी। रोज सिर्फ 5 मिनट। और धीरे धीरे हफ्तों बाद उसने एक बदलाव महसूस किया। क्या बदलाव? उसकी अंदरूनी आलोचनात्मक आवाज गायब नहीं हुई, लेकिन वो कम विश्वसनीय हो गई, कम असरदार, जैसे किसी स्पीकर का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो गया हो। ये अजीब लगता क्यों है? हमारा दिमाग अपने लिए अच्छी बातें सोचने के खिलाफ विद्रोह क्यों करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दिमाग के डिफॉल्ट नेटवर्क को चुनौती दे रहे होते हैं। डिफॉल्ट नेटवर्क? हाँ, जब हम खुद की कठोर आलोचना करते हैं तो हमारे दिमाग का खतरे का अलार्म यानी एमिगडाला वो सक्रिय हो जाता है। और तनाव वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। बिल्कुल, कॉर्टिसोल जैसे। हम लड़ो या भागो वाली स्थिति में आ जाते हैं। इसके विपरीत जब हम आत्मकरुणा का अभ्यास करते हैं, जैसे अपने दिल पर नरमी से हाथ रखना, तो शरीर का एक बिल्कुल अलग सिस्टम सक्रिय होता है, देखभाल करने वाला सिस्टम। अच्छा। इससे ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जो सुरक्षा, शांति और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम सिर्फ अपनी सोच नहीं, बल्कि सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। हाँ, हम बदल सकते हैं। ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। ये बिल्कुल एक सुपर पावर ही है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। हम लगातार अभ्यास से दिमाग में नए रास्ते बना सकते हैं। और जितनी बार हम करुणा का रास्ता चुनेंगे, वो रास्ता उतना ही मजबूत और आसान होता जाएगा। लेकिन हम हमेशा ध्यान में तो नहीं बैठ सकते। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है, खासकर उन पलों में जब हमसे कोई गलती हो जाए? इसका एक बहुत सीधा तरीका है, करुणामय आत्मसंवाद, मतलब कंपैशनेट सेल्फ टॉक। ये क्या है? ये दिमाग में होने वाली बातचीत को होशपूर्वक बदलने जैसा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की और अंदर की आवाज ने तुरंत कहा, तुम कितने बेवकूफ हो। हाँ, जो कि वो हमेशा कहती है। उस पल में रुककर आप धीरे से एक दूसरा विचार पेश कर सकते हैं, जैसे मुझसे गलती हुई, ये इंसान होने का एक हिस्सा है। हर कोई गलतियां करता है, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? एग्जैक्टली। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सारा का था, जो एक आर्टिस्ट थी और क्रिएटिव ब्लॉक से जूझ रही थी। हाँ, उसका आलोचक उसे यकीन दिला चुका था कि उसका काम बेकार है। हाँ, और उसे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। जब उसने अपने आलोचक से इस तरह नरमी से बात करना शुरू किया, तो उसकी वो जो पंगु बनाने वाली शक्ति थी वो कम हो गई। उसने क्या किया? उसने अपने आलोचक को एक नाम दिया, और जब भी वो आवाज आती तो वो कहती, अच्छा तुम फिर आ गए, मुझे पता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, पर अभी मुझे बस पेंट करने दो। वाह, उसने उस आवाज को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक चिंतित दोस्त की तरह देखना शुरू कर दिया। और इससे उसकी क्रिएटिविटी वापस आ गई। ये तो गलतियों और काम के बारे में हुआ, लेकिन कुछ भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, जैसे शर्म। जब हमें किसी बात पर शर्म महसूस होती है, तब क्या करें? हाँ, शर्म सबसे मुश्किल भावनाओं में से एक है। आमतौर पर जब हमें शर्म महसूस होती है, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। या तो उसे छिपाओ, या फिर शर्म महसूस करने के लिए खुद पर ही हमला करो। करुणा हमें एक तीसरा, ज्यादा मददगार विकल्प देती है। वो क्या है? उस शर्म की ओर नरमी से मुड़ना, जी। उसे महसूस करने की इजाजत देना, बिना उस पर कोई फैसला सुनाए। ये कैसे किया जा सकता है? मार्कस, जो तलाक के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उनके लिए ये बहुत परिवर्तनकारी था। उन्हें अपनी शादी की विफलता पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। उन्हें सिखाया गया कि जब भी ये भावना उठे तो वे बस एक पल के लिए रुकें, अपने दिल पर हाथ रखें और खुद को याद दिलाएं, ये बहुत दर्दनाक है। मैं इस समय पीड़ा में हूं, और ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। तो इससे क्या हुआ? क्या शर्म खत्म हो गई? नहीं, शर्म तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वो शर्म उनकी पहचान नहीं थी। अच्छा। वो बस एक अनुभव था, एक लहर की तरह जो आकर चली जाती थी। उस भावना को नरमी से स्वीकार करके उन्होंने उससे अपने ऊपर हावी होने की ताकत छीन ली। शर्म तब तक हमें कंट्रोल करती है जब तक वो अंधेरे में रहती है। बिल्कुल, करुणा उस पर एक नर्म रोशनी डालने जैसा है।
तो ये पूरी यात्रा ये उस अंदरूनी आलोचक को हमेशा के लिए चुप कराने के बारे में नहीं है। नहीं। ऐसा लगता है कि लक्ष्य उसके साथ अपने रिश्ते को बदलना है। एक ऐसा भीतरी माहौल बनाना जहां कठोरता की जरूरत कम महसूस हो। हाँ, जहां उस आवाज की चीख एक फुसफुसाहट में बदल जाए। उसे खत्म नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग का ही एक हिस्सा है। लेकिन आप उसे रिटायर कर सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, धन्यवाद मेरी रक्षा करने की कोशिश करने के लिए, पर अब कमान मेरे हाथ में है। तो अंत में ये सब उस आवाज से आजादी पाने के बारे में है, उसे मिटाने के बारे में नहीं। हाँ, और शायद आखिरी सवाल ये नहीं है कि इस आवाज को कैसे खत्म किया जाए। तो फिर क्या है? शायद असली सवाल ये है, जब अंदर की आवाज कठोर हो तो क्या हम उसे दुश्मन समझने के बजाय अपने ही एक डरे हुए हिस्से की तरह देख सकते हैं, जिसे डांट नहीं बल्कि नरमी और समझ की जरूरत है। हाँ, हम उस दर्द से कैसे मिल सकते हैं जिसे शायद कभी अपनी बात कहने की इजाजत ही नहीं मिली। एक छोटी सी गलती और अंदर से वो आवाज आती है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ये आवाज बहुत जानी पहचानी सी है ना, जैसे अंदर कोई फौजी बैठा हो, हर पल तैयार। हाँ, जो हमारे हर काम पर हर पल अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार रहता है। इसको समझने के लिए सारा की कहानी लेते हैं। सारा एक मार्केटिंग मैनेजर है, बहुत काबिल। हाल ही में उसकी एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। सब कुछ मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, टीम को उसका काम पसंद आ रहा था। ठीक है। लेकिन बीच में बस कुछ सेकंड्स के लिए वो बिक्री का एक आंकड़ा भूल गई। उसे जल्दी से अपने नोट्स देखने पड़े। अच्छा। शायद टीम में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन उसके अंदर बैठे उस जज के लिए यही पूरी कहानी बन गई। हाँ, और उस जज ने कहानी को अपने तरीके से सुनाना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन खत्म होने के कई दिनों तक वो आवाज उसे परेशान करती रही। तुम कितनी नाकाबिल लगी, बस एक आंकड़ा याद नहीं रख सकी। अब तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। हाँ, बिल्कुल यही। जबकि असलियत में उसकी प्रेजेंटेशन सफल रही थी, पर उस एक छोटी सी भूल को उसके अंदर की आवाज ने उसकी पूरी पहचान बना दिया। ये अंदर का जज आता कहाँ से है? ये जो आवाज है, जिसे हम इनर जज या अंदर का आलोचक कह सकते हैं, ये कोई एक चीज नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही जटिल और पुराना तंत्र है। और मजेदार बात यह है कि असल में ये हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। बचाने की? ये तो अजीब बात है। हाँ, इसका विकास लाखों साल पहले हुआ, जब हमारे पूर्वजों के लिए एक समूह में रहना ही जिंदा रहने की गारंटी थी। अच्छा। उस जमाने में समूह से निकाले जाने का मतलब था लगभग मौत। इसलिए दिमाग ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जो लगातार ये जांचता रहे कि हम सामाजिक रूप से कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। तो ये एक तरह का हमारे अंदर का सेफ्टी मैकेनिज्म है, जो आज के जमाने में शायद ठीक से काम नहीं कर रहा। सही कहा। आज दफ्तर की प्रेजेंटेशन में एक आंकड़ा भूल जाने का मतलब मौत नहीं है, पर हमारा दिमाग इसे आज भी वैसे ही महसूस करता है, उसी पुराने गहरे डर के साथ। और ये जज काम कैसे करता है? ये अनुभवों को बहुत ही सीधे साधे खांचों में बांटता है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, ब्लैक एंड व्हाइट में। बिल्कुल। ये हमारे हर काम की बारीकी से आलोचना करता है, हमारी दूसरों से लगातार तुलना करता है, और शायद इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये कल्पना करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और हमेशा सबसे बुराई मानकर चलता है। हमेशा। और मुझे लगता है कि ये कल्पना ही हमें बार बार एक ही तरह की सोच में फंसा देती है, जिसे शायद हम आलोचना का चक्र या जजमेंट लूप्स कह सकते हैं। बिल्कुल। ये चक्र हमें एक ही जगह पर घुमाते रहते हैं। जैसे एक बहुत आम चक्र है, लोग क्या सोचेंगे। हाँ। आप एक ईमेल भेजते हैं और फिर घंटों उसके बारे में सोचते हैं, मेरा लहजा कुछ ज्यादा सख्त तो नहीं था, कहीं किसी को मेरी बात बुरी तो नहीं लग गई। हाँ, ये तो बहुत होता है। जबकि हकीकत यह है कि शायद किसी ने उस ईमेल पे इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। वो सब अपने अपने कामों और अपनी अपनी चिंताओं में व्यस्त हैं। और एक और चक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, मैंने ऐसा क्यों किया। ये सुनने में आत्मचिंतन जैसा लगता है ना, जैसे हम अपनी गलती से कुछ सीखना चाह रहे हो, पर ज्यादातर मामलों में सिर्फ खुद को सजा देने का एक तरीका होता है। सही बात है। हम किसी पुरानी गलती को दिमाग में बार बार दोहराते हैं, हर बार खुद को और ज्यादा दोषी महसूस कराने के लिए, बिना उससे कुछ सीखें या आगे बढ़ें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बौद्ध दर्शन में एक बहुत गहरी समझ है कि पीड़ा अनुभव से नहीं, बल्कि अनुभव के साथ हमारे रिश्ते से पैदा होती है। अनुभव के साथ हमारे रिश्ते से। हाँ, और ये जो अंदर का जज है, ये इसी रिश्ते को बिगाड़ देता है।
इसे माइकल के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। माइकल एक यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसे एक मुश्किल निबंध में 82 अंक मिले, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रेड है, लेकिन उसके साथ रहने वाले दोस्त को उसी निबंध में 95 मिले। ठीक है, तो यहां पर तथ्य सिर्फ दो हैं, माइकल के 82 अंक और उसके दोस्त के 95 अंक। बस जानकारी सिर्फ इतनी ही थी। लेकिन माइकल के अंदर के जज ने तुरंत इस जानकारी को उठाया और उसे उसकी नाकामी का एक मजबूत सबूत बना दिया। अच्छा। उसके अंदर से आवाज आई, देखा, तुम उसके जितने होशियार नहीं हो, शायद तुम इस यूनिवर्सिटी में रहने के लायक ही नहीं हो। ओह! अब देखिए, ग्रेड सिर्फ एक जानकारी थी, एक फैक्ट, लेकिन जज ने उसे आत्ममूल्य पर हमला करने वाले एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सारा दुख उस तुलना और उस फैसले से आया, असल ग्रेड से नहीं। ये तुलना वाली बात बहुत सच्ची है। माइकल की कहानी में जज ने तुलना का इस्तेमाल किया, सारा की कहानी में उसने एक छोटी सी भूल को पकड़ लिया। एक और कहानी डेविड की है, जो टेक सपोर्ट में काम करता है। उसे अपनी जानकारी पर बहुत गर्व है। एक दिन एक ग्राहक की ऐसी समस्या आई जिसे वो तुरंत हल नहीं कर पाया। ठीक है। उसे अपने एक सहकर्मी से मदद मांगनी पड़ी। ग्राहक बहुत खुश था, उसे समाधान मिल गया और वो चला गया। लेकिन डेविड का जज उस पर हावी हो गया। उसके जज ने क्या कहा होगा? वो घंटों यही सोचता रहा, तुम्हें इसका जवाब पता होना चाहिए था, तुम बेकार हो, अब तुम्हारा सहकर्मी तुम्हें नाकाबिल समझेगा। ग्राहक को भी लगा होगा कि तुम अपने काम में अच्छे नहीं हो। तो यहाँ जज उससे एक तरह की संपूर्णता, मतलब परफेक्शन की मांग कर रहा था, जो कि किसी भी इंसान के लिए असंभव है। असंभव है। क्या इन सभी आलोचनाओं के पीछे कोई एक समान धागा है? क्या ये किसी गहरी भावना से जुड़ी हैं? हाँ, बिल्कुल। हर आलोचना, हर फैसले के पीछे एक डर छिपा होता है। अस्वीकार किए जाने का डर, असफल होने का डर, मैं काफी नहीं हूं का डर। डेविड के मामले में हुआ क्या था? उसने एक समस्या को सुलझाने के लिए अपने पास मौजूद रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल किया, जो कि उसके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही बात। लेकिन उसके जज ने इसे एक व्यक्तिगत विफलता की तरह देखा। वो डर इस बात का था कि अगर मैं हर चीज में संपूर्ण नहीं हूं, तो मेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्या ये आवाज कभी-कभी जरूरी नहीं होती? क्या ये हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित नहीं करती? अगर ये आवाज बिल्कुल ही ना हो, तो कहीं हम लापरवाह तो नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही आम सवाल है, और इसका जवाब है, प्रेरणा और आलोचना में फर्क है। रचनात्मक प्रतिक्रिया जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और अंदरूनी शर्मिंदगी जो हमें नीचे गिराती है, ये दोनों अलग अलग है। ये फर्क समझना जरूरी है। जज की आवाज प्रेरित नहीं करती, वो डराती है। वो कहती है, अगर तुम बेहतर नहीं हुए तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। ये डर पर आधारित है। अच्छा। सच्ची प्रेरणा कहती है, मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं काबिल हूं और सीखना चाहता हूं। ये आत्मविश्वास पर आधारित है। तो फिर इस डराने वाली आवाज से बाहर कैसे निकलें? और यहीं पर मुझे लगता है एक बहुत गहरा बदलाव आता है। एक पल आता है जब हम पहली बार ये महसूस करना शुरू करते हैं कि ये आवाज मैं नहीं हूं। ये तो बस दिमाग की एक आदत है। ये एक बहुत बड़ा एहसास है। ये एहसास ही अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। बौद्ध दर्शन में इसे वैचारिक विस्तार या कंसेप्चुअल इलैबोरेशन कहा जाता है। अच्छा। ये मन की वो आदत है जो सीधे सरल अनुभव पर, जैसे बेड़ी अंक मिलना, व्याख्या, कहानी और अर्थ की कई परतें चढ़ा देती है। और इन परतों को देखने का सबसे अच्छा तरीका है सचेतनता या माइंडफुलनेस। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में उस पल में जब वो आवाज बहुत हावी हो, तो उसे सिर्फ देखना बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल है। कोई इसे असल में कैसे शुरू कर सकता है जब वो उस विचार में पूरी तरह डूबा हुआ हो? आप सही कह रहे हैं, ये अभ्यास की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवाज तुरंत चली जाएगी। इसका मतलब है कि जब वो आलोचनात्मक विचार उठे तो उससे लड़ना नहीं है, उसे मानना नहीं है, सिर्फ उसे देखना है। हाँ, सिर्फ उसे देखना है, एक तटस्थ दर्शक की तरह। जैसे दिमाग में विचार आया, मैं नाकाबिल हूं। इसे सच मानने के बजाय हम बस दिमाग में ये कह सकते हैं, अभी एक विचार उठ रहा है जो कह रहा है कि मैं नाकाबिल हूं, दिलचस्प है। बस इतना ही। बस इतना ही। ये छोटा सा बदलाव उस विचार और हमारे बीच एक छोटी सी जगह बना देता है, और इसी जगह में आजादी है। हम वो जज नहीं हैं, हम वो खाली जगह हैं। हम वो खाली जगह हैं, वो खामोश जागरूकता है जिसमें जज की आवाज आती है और चली जाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जज की सारी ताकत हमारे ध्यान न देने में ही छिपी है। जैसे ही हम उसे पहचान लेते हैं, उसका असर कम होने लगता है। कम होने लगता है। जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम कुछ पैटर्न भी देखने लगते हैं ना,
जैसे हम देखते हैं कि ये विचार बार बार आते हैं, जैसे कोई गाना अटक गया हो, वही पुरानी बातें, वही पुरानी आलोचनाएं। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम थके हुए या भूखे होते हैं तो ये विचार और भी मजबूत हो जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी खोज है। जब हम ये समझ जाते हैं कि इन विचारों का सच्चाई से ज्यादा हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति से लेना देना है, तो हम उन्हें गंभीरता से लेना कम कर देते हैं। ये सरल सा बदलाव, जज बनने के बजाय जज को देखना, यही ट्रांसफॉर्मेटिव है। बिल्कुल, हम उस आवाज से अपनी पहचान हटा लेते हैं। वो बस मन में उठने वाला एक शोर बन जाता है, ना कि हमारी सच्चाई। तो उद्देश्य इस आवाज को हमेशा के लिए चुप कराना नहीं है, क्योंकि वो कोशिश भी तो एक तरह की लड़ाई ही होगी। सही पकड़ा। उद्देश्य है उसके साथ अपने रिश्ते को बदलना। रिश्ते को बदलना। हाँ, और इसका शायद सबसे कारगर तरीका है करुणा, कंपैशन। करुणा, उस आवाज के लिए जो हमें इतना परेशान करती है। हाँ, ये समझना कि जज का वो हिस्सा हमें बचाने की एक भटकी हुई कोशिश कर रहा है। वो मानता है कि कठोर आलोचना हमें सुधार के लिए प्रेरित करेगी और हमें सामाजिक अस्वीकृति से बचाएगी। उसकी नीयत शायद अच्छी है, पर तरीका बहुत गलत है। बहुत गलत और दर्दनाक। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम उस जज से लड़ते नहीं, बल्कि उससे नरमी से बात कर सकते हैं। मन ही मन, जैसे खुद से बात करना। हाँ, जैसे मन ही मन कहना, मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी कठोरता असल में मुझे चोट पहुंचा रही है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। ये आत्मकरुणा है, आत्मदया नहीं। ये कमजोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक मजबूती का प्रतीक है। इसे जेनिफर की कहानी से समझते हैं। वो 2 बच्चों की माँ है। एक दिन उसका बहुत मुश्किल गुजरा था। काम का तनाव, घर की जिम्मेदारियां। शाम को उसके बेटे ने मेज पर जूस गिरा दिया और उसने थकावट और झुंझलाहट में उस पर जोर से चिल्ला दिया। ऐसा हो जाता है। हाँ, बच्चा कुछ मिनट रोया और फिर सब भूलकर खेलने लगा, जैसा बच्चे करते हैं। लेकिन जेनिफर का जज हफ्तों तक उसे सुनाता रहा। उसके जज ने शायद उसे एक बुरी माँ का खिताब दे दिया होगा। बिल्कुल, आवाज आती रही, तुम एक भयानक माँ हो, एक अच्छी माँ कभी ऐसा नहीं करती, तुमने उसे हमेशा के लिए डरा दिया है। ओह। वो मन ही मन अपनी तुलना उन दूसरी माँओं से करने लगी जो सोशल मीडिया पर हमेशा शांत और खुश दिखती हैं। अगर वो उस पल में अपने जज के प्रति थोड़ी करुणा दिखाती तो वो शायद खुद से कहती, मैं बहुत थक गई थी और मुझसे गलती हो गई। ये पेरेंटिंग का एक हिस्सा है। मैंने अपने बेटे से माफी मांगी और उसे गले लगाया। हम दोनों ठीक हैं। वो उस पल को एक सीखने के अनुभव की तरह देखती। हाँ, ना कि अपनी असफलता के एक स्थायी सबूत की तरह। यहीं पर वो विचार काम आता है, सुनो पर मानो मत। और जज अपना अधिकार खो देता है। लिसन विदाउट ओबेइंग। हाँ, आवाज को सुनो, उसे नोटिस करो, पर उसकी बात पर अमल करने या उसे सच मानने की जरूरत नहीं है। जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो धीरे धीरे जज का अधिकार, उसकी सत्ता हमारे ऊपर से खत्म हो जाती है। और जब हम उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? क्या एक खालीपन महसूस होता है? खालीपन नहीं, बल्कि एक तरह की खामोशी पैदा होती है। ये लड़कर या जबरदस्ती हासिल की गई खामोशी नहीं है, बल्कि समझ से पैदा हुई शांति है। इसके मनोवैज्ञानिक फायदे बहुत गहरे हैं। हमारी भावनात्मक स्थिरता बढ़ जाती है। जीवन में निराशा तो आती है, पर हम उस पर शर्म और आत्म आलोचना की अतिरिक्त परतें नहीं चढ़ाते। हम दुख को महसूस करते हैं बिना ये सोचे कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और आत्मविश्वास का क्या, वो कैसे प्रभावित होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन ये किसी बाहरी उपलब्धि पर आधारित नहीं होता। ये एक गहरा आंतरिक आत्मविश्वास होता है जो इस समझ से आता है कि हमारी कीमत हमारी सफलता या असफलता से तय नहीं होती। हमारा आत्म मूल्य स्थिर हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो कमाया नहीं जाता, बल्कि वो स्वाभाविक है। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और शायद हम वर्तमान में जीना भी सीखते हैं। जब मन लगातार अतीत का विश्लेषण, मैंने ऐसा क्यों किया, हाँ, और भविष्य की चिंता, वो क्या सोचेंगे, में नहीं उलझा रहता, तो वो यहीं अभी में टिक पाता है। जीवन तो असल में यही है, इसी पल में। जहन हमें हमेशा या तो अतीत के पछतावे में या भविष्य के डर में खींच कर ले जाता है। जब हम उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो हम वापस इस पल में लौट आते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा साफ साफ देख पाते हैं। हम दूसरों को ज्यादा ध्यान से सुन पाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग इस चिंता में नहीं लगा होता कि हमें आगे क्या कहना है या हम कैसे लग रहे हैं। वो जज की कुर्सी जो हमारे दिमाग में हमेशा भरी रहती थी, वो धीरे धीरे खाली होने लगती है। खामोशी लड़ने से नहीं आती। खामोशी विश्वास न करने से आती है। ये खामोशी
क्या ये निष्क्रियता है या इसमें भी कोई शक्ति है? ये खामोशी संभावनाओं से भरी है। जब मन की ऊर्जा लगातार खुद की आलोचना करने और अपना बचाव करने में बर्बाद नहीं होती, तो वही ऊर्जा रचनात्मक कामों, रिश्तों को गहरा करने और जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए उपलब्ध होती है। हम गलतियां करने से कम डरते हैं। हाँ, क्योंकि एक गलती अब हमारे वजूद पर हमला नहीं होती, वो बस एक गलती होती है, सीखने का एक मौका। हम ज्यादा साहसी बन जाते हैं। हम वो काम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं जिनसे हमें डर लगता था। क्योंकि असफल होने का मतलब अब मैं एक असफल इंसान हूं नहीं रह जाता। तो जब वो आवाज शांत हो जाती है तो पीछे क्या रह जाता है? शायद कोई फैसला नहीं, कोई सही या गलत का लेबल नहीं, सिर्फ अनुभव। जैसा वो है। अपनी पूरी सच्चाई में एक सूर्यास्त बस एक सूर्यास्त है, सुंदर या बदसूरत का लेबल लगने से पहले। एक बातचीत बस एक बातचीत है। अच्छी या बुरी कहे जाने से पहले। जीवन जैसा वो है, बिना किसी टिप्पणी के। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारी पहचान हमारे इन फैसलों और विचारों से नहीं बनती तो फिर वो बनती किससे है? क्या हम उस खाली जगह में आराम से रह सकते हैं या हमें उसे भरने के लिए तुरंत कोई नई कहानी चाहिए? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक दिमाग ना एक बिल्कुल भरा हुआ कमरा बन गया है जिसमें कोई जगह ही नहीं बची। हजारों छोटी छोटी सोचें, करने वाले कामों की वो कभी न खत्म होने वाली लिस्ट, चिंताएं। ऐसा लगता है जैसे अंदर इतना शोर है कि खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। और ये एहसास कि जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हाँ, और हम अक्सर सोचते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस बाहर से आ रहा है, ऑफिस का प्रेशर, सोशल मीडिया, रिश्तों की उम्मीदें। पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर जटिलता बाहर नहीं, वो हमारे अंदर होती है। बौद्ध धर्म में सादगी का मतलब बाहरी चीजों को कम करना या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका असली मतलब है मन के अंदर एक खाली जगह बनाना, एक इनर स्पेशियसनेस। हाँ, एक इनर स्पेशियसनेस पैदा करना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, देखिए, दुख हमें सीधे सीधे जीवन से नहीं मिलता। दुख पैदा होता है जो हमारे अनुभव है ना, उन पर हम जो परतें चढ़ाते हैं। परतें? कैसी परतें? हमारी व्याख्याएं, हमारी उम्मीदें, हमारा विरोध, ये सब। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सुबह की चाय का एक साधारण पल, हम बस चाय पी सकते हैं, है ना? उसकी गर्माहट और स्वाद को महसूस कर सकते हैं। ये है असलियत। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा करने नहीं देता। वो तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। बिल्कुल, दिमाग तुरंत उस पर परतें चढ़ाना शुरू कर देता है। क्या ये काफी अच्छी है? कल वाली ज्यादा अच्छी थी। ओहो, मुझे जल्दी पीनी होगी, 10 काम पड़े हैं। ये जो मानसिक परतें हैं ना, यही असली बोझ हैं। चाय का कप भारी नहीं है, उस पर लदी हमारी सोच भारी है। सादगी उस कप को जस का तस देखने की कला है, बिना किसी कहानी के। तो मतलब जो भारीपन है वो असल में हमारे विचारों का ही वजन है, और इससे निकलने का रास्ता है एक पल का ठहराव, एक गहरी सांस। ये तो बहुत छोटा सा उपाय लगता है इतनी बड़ी उलझन के लिए। छोटा, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली। वो एक पल का ठहराव, वो एक गहरी सांस, वो उस आदत को तोड़ने जैसा है जहां दिमाग लगातार भाग रहा है, एक सोच से दूसरी सोच पर कूद रहा है। ये एक पैटर्न ब्रेक है। उस एक पल में हम भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से निकलकर बस यहां होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मैं वर्तमान में मौजूद हूँ। लेकिन मान लीजिए कि मेरे वर्तमान में बहुत सारे नकारात्मक विचार चल रहे हैं, कोई तनाव चल रहा है, तो क्या मैं बस उन्हीं में, मेरा मतलब है क्या मैं उनमें फंस के नहीं रह जाऊंगा? हाउ डू आई डील विद द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर बौद्ध धर्म का एक और मूल सिद्धांत काम आता है। पहला था उपस्थिति यानी प्रेजेंस, जिसकी हमने अभी बात की, लेकिन दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जागरूकता यानी अवेयरनेस। प्रेजेंस का मतलब है वर्तमान में होना, अवेयरनेस का मतलब है वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, विचार, भावनाएं, उसे बिना किसी फैसले के, बिना उसमें उलझे बस देखना। उससे लड़ू नहीं। हाँ, उसे बस देखो, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हो। क्या आप बादलों से लड़ते हैं? नहीं, आप बस उन्हें देखते हैं और वो गुजर जाते हैं। जागरूकता हमें ये समझने में मदद करती है कि मैं अपनी सोच नहीं हूं। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी सोच नहीं हूं। वो चिंताजनक विचार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो आप नहीं हैं। वो बस एक विचार है, एक मानसिक घटना जो आपके दिमागी आसमान से गुजर रही है।
ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो चिंता मुझे खाई जा रही है वो असल में मैं नहीं हूं, वो बस एक बादल की तरह है। दिस इज अ गेम चेंजर। इट मीन्स आई डोंट हैव टू फाइट इट, आई कैन जस्ट लेट इट पास। एग्जैक्टली और जैसे ही आप ये दूरी बना लेते हैं, उस विचार की ताकत कम हो जाती है। आप उसके नाटक में शामिल नहीं होते, आप बस दर्शक बन जाते हैं। और जब ये शोर कम होने लगता है, तो मन में वो स्पेशियसनेस पैदा होती है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक स्पष्टता आती है। और मुझे लगता है कि ये स्पष्टता आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में जी रहे हैं, जहां इतने विकल्प हैं कि हम फैसला ही नहीं कर पाते। या फिर वो परफेक्शनिज्म का दबाव कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सब मन के अंदर बहुत भीड़ पैदा करते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। जब मन सरल और शांत होता है, तो विचार मंथन, जिसे मनोविज्ञान में रूमिनेशन कहते हैं, उसमें कमी आती है। रूमिनेशन का मतलब है जब हम बिना किसी नतीजे के एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, जैसे एक गाय जुगाली करती है। ये परफेक्शनिज्म वाली बात तो बहुत रिलेटेबल है। एक दोस्त का बेटा डेविड, जो मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो हर घंटे का स्टडी शेड्यूल बनाता, अपने प्रैक्टिस टेस्ट के स्कोर को लेके परेशान रहता। एक भी गलत जवाब उसे घंटों की चिंता में डाल देता कि क्या मैं डॉक्टर बनने के लायक भी हूँ। वो पढ़ाई करने से ज्यादा अपनी पढ़ाई के बारे में चिंता कर रहा था। ये रूमिनेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। वो नतीजे की जटिलता में फंसा हुआ था। फिर उसने एक सरल तरीका अपनाया। जब भी वो खुद को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में चिंता करते हुए पाता, वो रुकता, 3 गहरी सांसें लेता और अपना ध्यान वापस उस चैप्टर पर ले आता जो वो पढ़ रहा था। उसने नतीजा केंद्रित जटिलता से, मतलब क्या मेरा एडमिशन होगा, से प्रक्रिया केंद्रित सादगी की ओर एक बदलाव किया। और इसका असर क्या हुआ? उसकी चिंता कम हुई और हैरानी की बात है कि उसके स्कोर भी बेहतर हो गए, क्योंकि अब उसकी सारी मानसिक ऊर्जा काम पर लग रही थी, चिंता पर नहीं। उसने अपने मन में जगह बनाई। यही सादगी है, और इससे भावनात्मक संतुलन भी आता है। मतलब ये समझना कि भावनाएं भी मौसम की तरह हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम अच्छी भावनाओं को पकड़ कर रखना चाहते हैं और बुरी भावनाओं से भागना चाहते हैं। और इसी कोशिश में हम अशांति पैदा करते हैं। सादगी का अर्थ है भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करना, लेकिन उन पर अतिरिक्त कहानियां जोड़े बिना, जैसे मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए या ये कभी खत्म नहीं होगा। जब हम उदास होते हैं तो हम बस उदास होते हैं, ये प्राइमरी एक्सपीरियंस है। जब हम उस पर यह कहानी जोड़ देते हैं कि मुझ में कुछ गड़बड़ है इसीलिए मैं उदास हूं, तब वो साधारण उदासी एक लंबे दुख में, सेकेंडरी सफरिंग में बदल जाती है। सादगी हमें इन दोनों के बीच का अंतर सिखाती है। चलिए इस जीवन शैली को कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से और समझते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान लगातार बटा रहता है। फोन बजता रहता है, काम के ईमेल, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, न्यूज़ अलर्ट। हाँ, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी सारा। उनकी ये कहानी थी। वो कभी भी पूरी तरह से कहीं मौजूद नहीं होती थी। डिनर पर अपने परिवार के साथ होती थी, लेकिन दिमाग ऑफिस के ईमेल में होता था। वो लगातार जानकारी और करने वाले कामों से भरी रहती थी। एक बेचैनी भरी जल्दबाजी उनकी आदत बन गई थी। लेकिन इससे बाहर निकलना आसान नहीं होता होगा। उन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो नहीं हुआ होगा कि अगर नोटिफिकेशंस बंद कर दिए तो शायद कुछ जरूरी छूट जाएगा? बिल्कुल हुआ था। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। उन्हें बार बार फोन चेक करने की इच्छा होती थी, लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया कि सादगी का मतलब है चुनना कि क्या वाकई जरूरी है। उन्होंने सभी गैर जरूरी फोन नोटिफिकेशन बंद कर दिए। ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने का एक समय तय किया। अपनी जिंदगी में कुछ टेक्नोलॉजी फ्री जोन बनाएं, जैसे खाना खाते समय या सोने से 1 घंटा पहले। हाँ बिल्कुल। और धीरे धीरे उनके दिमाग को शांत रहने की आदत पड़ने लगी। वो जो बेचैनी थी वो कम होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ मिस नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी जिंदगी को पा रही थी। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। हमारी कल्चर तो कहती है हसल हार्डर, डू मोर, बी मोर, एक साथ कई लक्ष्यों के पीछे भागो। और इसी सोच ने मार्कस को लगभग तोड़ दिया था, जो एक बिजनेसमैन थे। वो मानते थे कि सफलता के लिए एक साथ कई बड़े लक्ष्यों पर काम करना जरूरी है। वो अपनी कंपनी को बढ़ा रहे थे, मैराथन की ट्रेनिंग कर रहे थे, एक नई भाषा सीख रहे थे और घर भी रेनोवेट कर रहे थे। उनका दिमाग हमेशा कई दिशाओं में बटा हुआ रहता था। और मुझे लगता है कि उन्हें कभी संतुष्टि महसूस नहीं होती होगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य पीछे रह जाता होगा। कमी के एहसास में जीते थे। फिर उन्होंने एक सरल प्रयोग किया। उन्होंने अपनी 3 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं चुनी: उनका बिजनेस, उनका स्वास्थ्य और उनके रिश्ते।
बाकी सब उन्होंने कुछ समय के लिए छोड़ दिया। अच्छा। मैराथन की जगह रोज साधारण वॉक करना शुरू किया। भाषा सीखने की जगह मान लिया कि अभी बस थोड़ा बहुत जानना ही काफी है। उन्होंने कम चीजों को हाँ कहा ताकि वो उन पर अपना पूरा ध्यान दे सकें। ये आइडिया ही अपने आप में एक तरह की सादगी है। डू लेस टू अचीव मोर। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें जो मानसिक शांति मिली वो हैरान करने वाली थी। उनके बिजनेस के फैसले ज्यादा स्पष्ट हो गए, उनके रिश्ते गहरे हो गए, क्योंकि वो उनमें ज्यादा मौजूद थे। कम लक्ष्यों का पीछा करके उन्होंने उन चीजों में ज्यादा प्रगति की जो वाकई मायने रखती थी। उनकी जिंदगी हल्की हो गई। और इन कहानियों में ही बौद्ध धर्म के 2 गहरे सिद्धांत छिपे हैं। कौन से? पहला है संतोष, यानी कंटेंटमेंट। मार्कस ने जो किया वो संतोष का ही एक रूप है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करना छोड़ दें। इसका मतलब है जो है उसे स्वीकार करना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए वाली आंतरिक लड़ाई को समाप्त करता है। ये लड़ाई तो हम सब लड़ते हैं, खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां हर कोई एक परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है। जैसे जेनिफर की कहानी, जो 2 बच्चों की माँ थी, वो एक परफेक्ट माँ होने के दबाव में जी रही थी। हाँ, उन्हें लगता था कि उन्हें हमेशा धैर्यवान, रचनात्मक, हर पल मौजूद रहना चाहिए, साथ ही अपने काम में भी अच्छा करना चाहिए और घर भी सुंदर रखना चाहिए। अगर कभी बच्चों को फ्रोजन पिज्जा खिला दिया या काम की वजह से स्कूल का कोई इवेंट छूट गया तो उन्हें बहुत ज्यादा अपराध बोध होता था। ये तो बहुत थका देने वाला होगा। बहुत ज्यादा। उनका समाधान भी सादगी में ही मिला, संतोष में। उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि वो जितना कर रही हैं वो काफी है। आई एम इनफ। उन्होंने एक परफेक्ट माँ होने की उम्मीद को छोड़ दिया और खुद के प्रति दयालु होना सीखा। जब भी उन्हें अपराध बोध होता, वो उस विचार को बस एक विचार की तरह देखती, सच्चाई की तरह नहीं। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है अनासक्ति, यानी नॉन अटैचमेंट। इसका मतलब चीजों से प्यार न करना नहीं है। इसका मतलब है चीजों की सराहना करना, लेकिन उनसे चिपके बिना। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, लेकिन अपनी शांति को परिणामों पर निर्भर किए बिना। जब हम नतीजों को नियंत्रित करने की जरूरत छोड़ देते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। ये सब सिद्धांत सुनने में तो अच्छे लगते हैं, नॉन अटैचमेंट, प्रेजेंस। लेकिन मेरी सुबह 7 बजे से मीटिंग शुरू होती है और रात 9 बजे तक चलती है। मेरे पास बर्तन धोते समय सांस पर ध्यान देने का मेंटल स्पेस ही कहाँ है? हाउ डज दिस वर्क फॉर समवन इन अ हाई प्रेशर जॉब? ये सवाल ही दिखाता है कि हम सादगी को एक और काम की तरह देखते हैं, जबकि ये कुछ करने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ न करने के बारे में है। आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। 2 मीटिंग्स के बीच में जो 30 सेकंड का गैप है, बस उसमें 3 गहरी सांसें लेना, ये मन को रीसेट कर देता है। और विचारों को देखने वाली बात भी, उसे कैसे प्रैक्टिस किया जाए? बहुत सरल तरीके से। जब कोई विचार आए, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो मन में बस उसे एक लेबल देना, अपर्याप्तता के बारे में सोच रही हूं। ये सरल सा लेबलिंग जागरूकता और विचार के बीच एक छोटी सी जगह बना देता है। आप हर उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर देते हैं जो आपका दिमाग आपको सुनाता है। धीरे धीरे आपका आंतरिक अनुभव बहुत सरल हो जाता है। तो ये सब मन के अंदर जगह बनाने, उस इनर स्पेशियसनेस को खोजने के बारे में है। बिल्कुल। और इसी बातचीत का अंत एक और गहरे और शायद सबसे ज्यादा आजादी देने वाले विचार के साथ करते हैं। बौद्ध धर्म में अनात्मन या नो सेल्फ की एक शिक्षा है। इसका मतलब है कि हम कोई ठोस स्थायी पहचान नहीं है जिसे हमें हर हाल में बचा कर रखना है। हम एक निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया हैं, एक नदी की तरह। हमें किसी एक छवि को बनाए रखने या किसी परिभाषा पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आजादी है। और ये श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है, एक सौम्य सवाल के रूप में। क्या होगा अगर सबसे भारी चीज जो हम उठाते हैं वो ये विचार है कि हमें कौन होना चाहिए? और क्या होगा अगर बस एक पल के लिए हम उस बोझ को नीचे रख सकें?